हाँ जी, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। नमस्ते दी, आपसे पहले भी पूछा था, मेरी सास मुझे अलग कर रही हैं पर मेरे हस्बैंड अकेले हैं तो वो तैयार नहीं है, पर मेरी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इन लोगों ने। इन लोगों के चक्कर में हाथ पैर शिवर करने लगे हैं टेंशन में। इन्होंने 10 साल के करे कराए पर पानी फेर दिया है। प्लीज़ सजेस्ट, मैं न्यारी हो सकती हूँ? बिल्कुल हो सकती हैं, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपकी सास खुद ही आपको अलग कर रही है, तो ब्लेम आपके ऊपर टेक्निकली आएगा नहीं। आपके हस्बैंड अपनी जगह सही सोच रहे हैं, लेकिन आपके समझाने से शायद उनको समझ में ना आए कभी भी। लेकिन जिस दिन उनको खुद रियलाइज़ होगा या अपने घर वालों से किसी दिन खुद को चोट लगेगी ना डायरेक्ट, उस दिन वो अपने आप बैक फुट पे आएंगे और सोचेंगे कि हाँ ठीक, फ़िलहाल आपका यही उनको कहना होना चाहिए कि वो खुद ही हमें जब अलग कर रहे हैं, तो अगर वो हमें लात मार के बाहर निकालें, या अगर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए इस टेंशन के चक्कर में कि मैं ही ना रहूं, या हमारे बीच में इतने क्लैशेज आ जाएं कि हम यहाँ तो रह रहे हैं लेकिन ना इनके साथ ही रह पा रहे हैं, ना आपस में हम साथ रह पा रहे हैं, तो क्या? तो आगे आने वाले सर्कमस्टेंसेस के बारे में उनको माइल्डली थोड़ा सा बताने की कोशिश करो, मे भी समझ में आ जाए। लेकिन अक्सर अगर कोई लड़का फंसा होता है पत्नी और अपने घर वालों के बीच में, तो उसको उस दिन ही समझ में आती है जिस दिन उसके घर वाले उसे खुद चोट देते हैं कोई, उससे पहले नहीं समझ में आती। पत्नी के कहना तो वो लगता है कि भैया ये तो चाहेगी हमें अलग करना, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। आपके अब सास खुद कह रही हैं, तो ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि हो सकते हैं तो हो तो सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, जिनके लड़का एक भी नहीं होता क्या वो लोग नहीं रहते? और दूसरी चीज़, अकेला बेटा बहू हैं तो ये प्रेशर अगर आप पे है तो ये प्रेशर उन्हें भी लेना चाहिए ना अपने ऊपर कि भाई ये हमसे अलग होंगे, दोनों लोगों की बदनामी है, थोड़ा तरीके से रहें एडजस्ट करके। और इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन बात वो है कि झुकना ही नहीं है ना। तो आप इतना प्रेशर मत लो, यहाँ माँ और बेटे का चल रहा है, आप पिक्चर में कहीं हो नहीं, काम रहो। अगर अलग होने को कह रही हैं और अलग होने की सिचुएशन बनती है, अलग हो जाओ। पति नहीं रहना चाह रहे तो भी अपने आप को नॉर्मल रखो थोड़े दिन। एक दिन ऐसा आएगा जो अलग होने को कह सकते हैं वो दोबारा भी कहेंगे, उस दिन उन्हें खुद समझ में आएगा, तब वो चल पड़ेंगे। तो ये है एपिसोड 101, 101, और इसमें मैं एपिसोड 99 के सवालों के जवाब दे रही हूँ, जो लगभग 140 या 45 हैं। इसी उद्देश्य से कि इस वीडियो को, इस चैनल को देखने वाली हर कोई महिला अपने जीवन में सॉर्टेड रहे, अपने ट्रू सेल्फ को पा सके, अपना बेस्ट वर्जन बन सके, किसी की भी अननेसेसरी ज़्यादती, किसी की भी अननेसेसरी बातें उसको अपना बेस्ट करने से ना रोके। साथ ही कोशिश ये भी है कि दिमाग से इतने सुलझे हुए रहो कि दूसरे को भी बिना बात के आपकी वजह से दुख ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखो। लेकिन कोई और भी हर आता जाता आपको हर्ट करके चला जाए, इस कंडीशन से आप बचे रहो और अपना जीवन जो है वो सुखी तौर पे बिताओ, जिसे ट्रू उसमें कहना चाहिए सुखी, कि किसी की तरीके का स्ट्रेस नहीं है और आप खुश हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव हो। तो वो एक दिन में नहीं आता, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि देवर पेपर देने के लिए भाभी को छोड़ के गया और वो पेपर ना दे के कॉलेज के अंदर नहीं गई, रेल की पटरी पे जाके लेट गई और मर गई। ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है कि लड़की कंपटीशन वाला पेपर देने जा रही है, क्यों ही मरेगी? ऑब्वियसली उसे कुछ ऐसी चीज़ें लगी होंगी लाइफ में जो उसको लगा होगा कि जीते जी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तो बात छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जो झेल रहा होता है, झेल रही होती है, उसके जी से पूछो कि वो छोटी नहीं है। और जब सामने वाला उसको कहता है कि वो छोटी हैं तो उसको और ज़्यादा हर्ट होता है। तो उन्हीं छोटी छोटी बातों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो छोटी बातें बड़ी होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं और आप खुश रहो। तो यहाँ पर ये एपिसोड अब शुरू कर रहे हैं इसी तरीके के सारे छोटे बड़े मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। आओ बहन बातें करें। प्यारा सा कमेंट आया है, रोज़ कम से कम मैं 2 वीडियो देखती हूँ, जिस दिन परेशान होती हूँ उस दिन तो पूरा दिन बस आपको ही सुनती रहती हूँ, बच्चे आपको मौसी बोलते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, दिल से धन्यवाद। शिवानी चौहान टचिंग, अच्छा लगा मुझे मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा।
नेक्स्ट आते हैं, ये चलो मैं पढ़ ही देती हूँ कि कोई मल्टीविटामिन, आयरन या कैल्शियम लेते हो क्या? मैं कुछ नहीं ले रही बहन, जो नॉर्मल खाना है उसी में मेरा काम चल रहा है। कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी लगती है, दूध पीती थी उससे हो जाता था काम, इतना दूध पीती थी बस, स्टील वाला छोटा ग्लास, वो भी पौना, इतने में काम हो जाता था। लेकिन वो भी डाइजेस्ट होना बंद हो गया एक एज के बाद। तो अब मैं कभी कभी जब लगता है कैल्शियम की हो रही है तो किसी महीने कैल्शियम वाली वो विटामिन डी वाली टैबलेट्स खा लेती हूँ, हफ्ते की एक जो होती है बस। और कोई मल्टीविटामिन नहीं ले रहे, और ग्रोथ के लिए बच्चों को भी कुछ नहीं दे रहे, नॉर्मल चल रहा है। कभी लगेगा कुछ चिंताजनक है तो देखते हैं। नेक्स्ट, आपने कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी की थी? एक बीटीसी वाला, एक बीएड वाला, 2, और ये तो मेरे सक्सेसफुल हैं, और 2 मैंने अनसक्सेसफुल दिए थे जस्ट फॉर ट्रायल। एक बार LIC के जॉब के लिए तैयारी करी थी, मतलब शादी के बाद जो किया वो कुछ नहीं हुआ, शादी से पहले जो किया वो सब हो गया। कुल मिला के मैं अभी भी स्ट्रॉन्गली पक्षधर हूँ। जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं शादी के बाद कैसे स्टडी मैनेज करें, विरला ही कोई होता है जो कर लेता है, लोग ऐसे नहीं कि नहीं करते, लेकिन भैया जो शादी से पहले कर लोगे वो अपना। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं और मेरे हस्बैंड सिटी में रहते हैं रेंट से, और सास ससुर गांव में रहते हैं। हस्बैंड की शॉप है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मेरी 5 ननद है, सबकी शादी हो गई है। जब तक सास ससुर हैं वो गांव में ही रहेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। सास और ननद का कहना है कि गांव में घर बनाओ। हमने क्लियर मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं रहेंगे तो क्या बनाएं, पर फिर भी समझने को तैयार नहीं है। बहुत परेशान कर दिया है, एक ही रट लगा रखी है घर बनाओ, कैसे समझाएं उनको। और तो और हम जैसा हो सकता है उतना 5 नंदों करते हैं, फिर भी खुश नहीं होती। जब नहीं समझ रही तो समझाना बंद कर दो, करो वही जो आपको करना है, सिंपल। उनका काम है कहना, आपको वो काम करना नहीं है तो लेट इट बी, कहने दो, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच दी, आप मेरी पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब है दी, जब 7 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा को मारता है तो उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, बट जब मेरा बच्चा जो 4 साल का, उससे बोला में 7 साल का बच्चा टच होकर गिर गया तो बोलने लगी मुझे मारो, या अपने बच्चों को क्यों नहीं मारती हो, मारो। वही मेरा बाबू किसी को थोड़ा सा भी टच करे, हाथ भी उठाए तो उसकी मम्मी को बोलने से पहले मैं अपने बाबू को बोलती हूँ कि नहीं मारना चाहिए। सारे लोग आपके फ्रेंड हैं। तो क्या है जी, मतलब कुल मिला के नीचे तक बात यही है कि इनका बच्चा अगर गलती से भी मार दे बड़े को भी, या उसके टच करने से गिर जाए तो शिकायत होती। आपको स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, दैट्स इट। जब भी बात हो, अब आप कह रही हो ना कि उसकी गलती होती है, जब भी आप अपने बाबू को डांटती हो तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज खुद ही दे रही हो कि आप अपने बच्चे के लिए कहीं भी उसका साइड ले ही नहीं रही। सामने वाले को लूज़ पॉइंट मिल रहा है। अगर आपका बच्चा गलत नहीं है तो उसकी साइड लो, और गलत है तो उसकी साइड मत लो, सिंपल है। हमें उसमें जाना ही क्यों होता है? ये बात आधी से ज़्यादा ना राड़ ही यही है। ईमानदार बनो ना। अगर मेरा बच्चा और दूसरे का बच्चा 2 हैं और मुझे दिख रहा है कि मेरे वाले की गलती नहीं है, फिर भी हम महान बनने के लिए अपने बच्चे को डांट देंगे। क्यों डांटेंगे? अगर मेरे बच्चे की गलती नहीं है मैं तो दूसरे के बच्चे को डांटूंगी, भले उसकी माँ लड़ने आ जाए, मैं ये करूँगी। ये हमारे माँ बाप भी यही करते थे। कहीं से शिकायत आई, कुछ आई, पूछा भी नहीं कि तेरी गलती थी या नहीं थी, या क्या हुआ था, सीधे अपने बच्चे को पीटना शुरू। तो मेरी मम्मी का भी लॉजिक यही रहता था कि दूसरा कोई आके मुझे कह के जाए ना, मुझे पसंद नहीं है। अरे तुम अपनी नाक की कीमत अपने बच्चे को पीट के या डांट के निकालोगे? अगर अपने बच्चे को डांटने की इतने हैं हिम्मत कि मेरा बच्चे की गलती है तो मैं इसे डांटूंगी, मारूंगी, तो दूसरे का बच्चा अगर तुम्हारे बच्चे के साथ गलत कर रहा है उसे भी उतना ही बोलो। क्यों दूसरे की माँ को मौका दे रही हो कि वो अपने बच्चे की गलती है नहीं है, वो तुम्हारे ही बच्चे पे हावी हो रही है। आगे से कभी भी हो, बच्चों की बात है, ज़्यादा तो इसमें बोलना नहीं चाहिए। देखो, क्योंकि बच्चे पल में एक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा सीरियसली ये चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपको महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे की गलती है उसे डांटो, दूसरे के बच्चे की गलती है उसे डांटो। नेक्स्ट, मैम मेरी एज 25 है, एक बेटा भी है 2 साल का। अब मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इस सफ़र में मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ खुद गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने मेरे हस्बैंड को काफ़ी फोर्स किया।
कि वो भी तैयारी करें किसी एग्ज़ाम की, बट उनका मन नहीं लगा और मुझे मेरी फैमिली से ऐसा सपोर्ट नहीं मिला, ना मैंने खुद से तब कोशिश की। बट अब जाके लग रहा है जॉब और अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है और ये सफ़र शायद मेरे अकेले का होगा। वो मना तो नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं खुद ना कर पाने की वजह से उनको शायद पसंद नहीं। मैंने क्योंकि ये फ़ील किया अगर मुझसे कुछ अच्छा होता है तो अपनी मम्मी की नज़रों में खुद को महान दिखाने के लिए सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। बट कोई बात नहीं, ये सब छोटी बात है। कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कर पाने की वजह से परेशान सी रहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा बस आपसे मोटिवेशन चाहिए। देखो कुछ अच्छा हो रहा है उसका वो हल ले रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है नौकरी में वो यही स्टैंड रखें। हो सकता है वो आपको सपोर्ट करें। देखो इसमें दो चीज़ है ना, अगर आपकी नौकरी लग जाती है, सैलरी लाओगी, कोई कुछ भी कह ले कि मेरी सैलरी है, मेरी पहचान, ये वो, घूम फिर के हम घर में ही तो खर्च करेंगे, अपने ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। नहीं भी पति हमारे पैसों से खर्च कर रहा तो घर के खर्चे या घर में कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें आएंगी जो पहले नहीं आती थी। तो कुल मिला के पति और पत्नी के हित आपस में एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को, अगर नॉर्मल है सब कुछ, तो खुशी होती है। तो हो सकता है आप पहले से पहले मत सोचो, लेकिन अच्छी बात है कि आप ये सोच के चल लो कि मेरा अकेले का है, तो आप उसी हिसाब से स्ट्रांग होके चलो। और अभी वैसे तो मैंने अभी पिछले ही कमेंट में कहा है कि जितना हो जाए शादी से पहले वो ठीक है, क्योंकि उसके बाद होती तो मुश्किल ही है। लेकिन साथ ही मैंने ये भी जोड़ा था कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो मे भी आप उनमें से हों, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप करना है तो इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट करो, प्लान करो, अपने दिन के घंटों को, काम को समय से निपटाओ और फिक्स पढ़ो। अगर घर में पढ़ सकती हो तो घर में, और अगर पॉसिबल है कोचिंग तो कोचिंग करके। वैसे छोटा बच्चा है, नहीं कर पाओगे कोचिंग, तो इसमें थोड़ा सा आपकी इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दूसरे नंबर पे IQ, सही बता रही हूँ, इच्छा शक्ति पहले नंबर पे है, क्योंकि घर के 535 कामों के बाद आपको समय और एनर्जी बचाना होगा उसके लिए। तो अगर इरादा पक्का है तो ज़रूर कर लोगे। थैंक यू दी, आपने मेरी कई समस्याएं हल कर दी। लव यू। मेरा क्वेश्चन, मैं टीचर हूँ, रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ने पर पैसा दिया लेकिन आज तक किसी ने हिसाब क्लियर नहीं किया, ऊपर से सबसे रिश्ते ख़राब हो गए। अब मेरी बड़ी बहन ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए 6 माह के लिए बिना ब्याज के, कहती है समय आने पर मैं हेल्प कर दूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सीधी हूँ। अब मुझे लगता है पैसे देकर भी रिश्ता ख़राब ही होना है, तो क्या करूँ। उन्होंने बात करना कम कर दिया है। इस पर कभी इस चैनल के अर्ली स्टेज में बात हुई थी कि रिश्तेदारी में पैसे उतने दो जितने तुम ये सोच सकते हो कि डूब गए तो मैं सरवाइव कर लूँगी। सिंपल सा फार्मूला है। अगर 2 लाख रुपए दे रहे हो तो ये मान के चलो कि ये 2 लाख गए, अब आएंगे नहीं। अगर आपने ये सोच के दिए तो जब वो पैसे नहीं आएंगे तो आपको ज़ोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड हो। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ज़ोर नहीं पड़ेगा इतना कि उस आदमी से बात ना करो, वो भले कटने लगे। और दूसरा, अगर आ गए तो बोनस है, तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जो आपके पैसे दे के लेके एक हाथ साफ वाली अपनी छवि बना रहा है आदमी, कल को आपको भी बुरा टाइम पड़ेगा तो आपका भी मुंह है और वो देगा, है ना। तो वो एक आपके पास एक गोल्डन टर्म बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिए तो आप हताश नहीं होगे उस रिश्ते से। अब जहाँ तक बात आती है उधार देने लेने की, तो भाई अगर ये है कि हमने अपना पेट काट के कुछ पैसे जोड़े और वो दे दिए, आप सामने वाले ने वापस नहीं करे, तो रिश्ता ख़राब होगा ही होगा। उसकी तरफ से तो क्या होगा, हमारी तरफ से हो जाएगा। तो यहाँ जो आप सोच रही हो कि भाई पैसे दे के भी रिश्ते ख़राब ही होने हैं, तो दूँ ना दूँ, दे दो अगर हैं इतने। अगर बच्चों की सेविंग कर रखी है या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जो अपने फ्यूचर के लिए था, उसे तोड़ ताड़ के तो दो मत। लेकिन अगर है वैकेंट पैसा पड़ा है, दे दो। ये सोच के दो कि ये पैसा भाई आना तो है नहीं, वापस आ गया तो बोनस। तो इस तरीके से तो चल जाएंगे। नहीं है 2 लाख की कंडीशन, सीधे मना कर दो। 20,000 की कंडीशन है, 20,000 कह दो कि दीदी मैं तो 20,000 दे सकती हूँ, 2 लाख है नहीं। सिंपल बोल दो। इसमें पैसे के मामले में गोल मोल बातें हमेशा उल्टी पड़ती हैं, देने वाले पे भी लेने वाले पे भी। क्लियर बोल दो। थोड़ा सा झटका लगता है लेने वाले को, लेकिन मैंने देखा रिश्ते चल जाते हैं उसके बाद भी। वो ज़्यादा ये तो कह देगा कि यार ज़रूरत के टाइम पे इसने मना कर दिया था मुझे, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ेगा, चलता रहेगा, आगे से आपसे मांगेगा नहीं। वो ज़्यादा सही है। हेलो दी, मेरे देवर की शादी हुई, उनकी वाइफ अलग रहती है, अपने मन का पहनती है। मेरी बहन की शादी हुई, अर्नग, उसको भी सारी फ्रीडम। मेरी नंद को भी, कहीं भी जाओ तो ससुराल वाले कहते हैं लड़की को बहुत फ्रीडम ससुराल में।
बट मैंने लव मैरिज की, मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको बोलती हूँ देखो सबके पति अच्छे तभी उनकी वाइफ खुश, पर इनको कोई मतलब नहीं। तो अब लव मैरिज के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो बताओ जी क्या करेंगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ हमेशा शादी जुआ है। आपको अब प्यार मिलना होगा ना तो अरेंज में भी मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो लव मैरिज के बाद भी प्यार कपूर के तरह उड़ जाता, ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ गया। लेकिन चलो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपके पति औरों के पति की तरह, भाई यहाँ पे आपने फ्रीडम की बात करी कि उनको सब है, तो अगर आपको नहीं है आप फ्रीडम ले सकती हो, आराम से जो पहनना है जैसे करना है आप कर सकते हो। बस हमें एक अच्छी बहू का टैग होता है, वो लेने के चक्कर में हम नहीं करते कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि वेस्टर्न पहनना है, नहीं तो आपको जीवन निरर्थक लग रहा है, तो वेस्टर्न पहन लो, 1 बार 2 बार 4 बार, चिल्ल पो मचे फिर उस तरफ मत देखो। अपनी ये बेबसी याद करो कि भाई मेरे को कितनी परेशानी हो रही थी, मैं नहीं पहन पाई। 2-4 बार पहन लोगे आपकी वो पूरी हो जाएगी जिद कि चलो पहन तो लिया। एक तसल्ली होती है कि हम चाहें तो पहन सकते हैं, फिर मन भी नहीं करता। बात यही होती है, जिस चीज़ को मना करा जाता है ना कि नहीं ये नहीं पहनना, उसी के लिए तो इच्छा रहती है। आपने 2-4 बार सब कुछ पहन लिया फिर नॉर्मल हो जाता है सब। तो इतना दूसरे की शादी देख के तो देखो कभी भी मत सोचो कि इसके में ऐसा है मेरे में कैसा था, हमेशा दुखी रहोगे। अपनी शादी में ईमानदारी से देखो क्या चीज़ें थोड़ी सी आपको ज़्यादा चुभ रही हैं, और एक एक करके उनका इलाज बनाओ। दूसरे का रिश्ता मत देखो कभी भी कि उनका कैसा चल रहा है। कल भी यही बात हुई थी कि दूर से जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि अंदर खाने वही हो। हर जगह यही है। मैं शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि जब आप बात कर रहे हैं ना तो थोड़ी देर बाद हर पति पत्नी एक दूसरे की निकाल ही रहे हैं कमियाँ। बहुत कम ऐसे हैं जो नहीं कह रहे। तो इतना मत सोचा करो कि दूसरे की लाइफ कैसी चल रही है। सबकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, बस कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा। ये देख रहा मैं तो दुनिया में बड़े कम लोग ऐसे हैं जिनके आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एक्चुअल में। नेक्स्ट, मैम अकेले प्रेगनेंसी करना हो, आई मीन हस्बैंड भी सपोर्ट ना करते हो, हर कहीं बाहर जाना पड़े उन्हें, बाकी और कोई ना हो हेल्प के लिए, तो कैसे मैनेज करना चाहिए? इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। हज़ारों लड़कियां हैं ऐसी जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे पाल रही हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण उनका होता है आर्मी जो मैन रहते हैं उनकी पत्नियां। सोच के देखो। तो जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आता ना, पति का सपोर्ट हो या ना हो, एक घबराहट रहती है कि हम कैसे करेंगे, कैसे रातों को जगा जाएगा, रात को जगेंगे तो दिन में कैसे काम करेंगे, कैसे उसकी केयर होगी। लेकिन जब आ जाता है ना हाथ में तो सब हो जाता है, कुदरत कराती है। तो इतना स्ट्रेस मत लो, अगर प्लान कर रहे हो तो कर लो। नेक्स्ट, मुझे ही मंगवाना है क्योर स्किन, क्योंकि मेरे फेस का कलर बहुत डार्क हो गया है। फॉरहेड, लिप्स के 4 और उससे भी ज़्यादा डार्क है। फेस का कलर एक जैसा हो जाए बस। पर मन में एक बात आती है कि लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा या कुछ महीनों तक। देखो मैं तो जब से कर रही हूँ कर ही रही हूँ। अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में मान लो कोई चीज़ मिल रही है, कोई भी फेस वॉश आप ढंग का लोगे इतने तक का ही है, 300 350 का, इतने तक का इनका पड़ जाता है। अगर अलग से भी लो, है ना, तो क्यों ही बदलना है, बात ये है ना। तो मुझे तो कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं। जो अपनी स्किन के लिए कर सकता है वो करेगा, उतने पैसे खर्च कर देगा। अगर 1500-1600 की किट 3 महीने चल रही है, क्या ही दिक्कत है, और उसमें कुछ लग रहा है तो बात कर लो। मत करो उनके बहुत ज़्यादा जो वो अगर एडिशनल वो दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है उन्हें यूज़ कर लो। अगर 4 में से 3 प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं वो यूज़ कर लो, सिंपल सा है। लेकिन अगर किसी चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ता है तो मैं तो उसे करती रहती हूँ। इससे पहले क्योर स्किन से पहले हिमालय था, तो जब तक वो सूट कर रही थी। और स्टार्टिंग में कभी मैंने जॉब के टाइम पे गार्नियर यूज़ किया था, वो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुंह पे मिल रहा था। तो जब तक उस क्रीम से मुझे ये नहीं लगने लगा कि अब इसको लगा के काम नहीं चल रहा, कि टैनिंग भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है। मैं बाहर जाती थी जब काफ़ी दूर पोस्टिंग थी मेरी, तो तब तक मैंने गार्नियर को नहीं बदला। फिर मैं दूसरा ब्रांड सर्च कर रही हूँ, तो वो अपने आप में मुझे सरदर्दी लगती है। तो अगर एक ब्रांड या एक चीज़ से आपको आराम लग रहा है तो लेट इट बी, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों ही बदलना है बार बार। अब आप अच्छा फेस वॉश एक बार यूज़ करने के बाद आप सोचो साबुन से मुंह धो लो, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन दोबारा ख़राब होएगी, है ना। नेक्स्ट, मैम मैं शहर से हूँ बट मुझे गांव जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लड़का अच्छा हो, फैमिली भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे आपने कहा पढ़ाई तो हो ही जाती है,
लड़का जॉब लगा हुआ है दूर, बस कुछ दिन आना होता है गांव में। हाँ तो कर लो, लेकिन बात वो है कि शहर वाला भाई गांव में जाके परेशानी रहता है। अगर ऑप्शन है तो मत जाओ, और अगर ऑप्शन ही नहीं है या बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आप कन्विंस हो वहाँ जाने के लिए तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर लड़का ये है कि वहाँ पे नहीं रहता और फिक्स हो जाए कि आप उनके साथ ही रहेंगे, कभी कभी जाना है, तो फिर कर भी सकते हैं। दी प्लीज़ हेल्प मी। सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, मेरा बेटा 2.5 साल का है, मैं हस्बैंड वर्किंग है, मेरे लिए घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थक जाती हूँ। हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते काम में भी, ना ही बेबी संभालने में। कुछ बोलो तो कहते हैं तो सारी औरत करते, तो कोई अलग नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बिखरा रहता है, बेटा सारा दिन सामान फैलाता है, मुझसे नहीं टॉलरेट होता। कई बार मैं पति पर बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, हमारी लड़ाई हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, प्लीज़ हेल्प। जब वो कहें ना कि सारी औरतें ऐसा करती हैं, तो या तो सारे आदमी भी भाई कमाते हैं, या तो अगर बिल्कुल नहीं मैनेज हो रहा, मेड रख लो। उनका काम पैसे कमाने का है ना, वो घर में एक गिलास भी उठा के नहीं रख रहे, तो फिर पैसे इतने कमाओ कि हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन अगर देखो वो कंडीशन भी नहीं है, तो बात है बहस करने की, क्योंकि गलत बात है। आज के टाइम में अब वो ज़माने लद गए कि पति बस बैठे हुक्म चला रहे हैं, पत्नी घर भी संभाल रही है, बच्चा भी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, और पति सिर्फ काम करके जो भी पैसे, चाहे वो 1,000 कमा रहे हैं, चाहे 10,000 कमा रहे हैं, बस आए और साहबों की तरफ पड़ गए। तो वो ज़माने तो देखो अब लद गए, है ना। और अगर हाउस वाइफ भी है ना, मेरे सर्कल में तो और जितनी हैं हाउस वाइफ भी है ना, हस्बैंड आते ही आते प्रॉपर मदद करवाते हैं हर चीज़ में, क्या किचन, क्या कपड़े धोना, क्या बच्चे संभालना, उन्हें पढ़ाना। अगर वो घर में आ गए, हमारे यहाँ जितने भी पति हैं, अगर मेरे नंदोई, मेरे जेठ, मेरे देवर जितने भी हैं, सबका बता रही हूँ ये कि अगर वो घर में आ गए, उसके बाद से पत्नी के काम समझिए जितने भी हैं, तो एक काम पत्नी कर रही है, वो खुद से आगे देखता है, अच्छा ये चल रहा है, लाई मैं करा देता हूँ। यही है, और सब इसीलिए सब हैप्पीली मैरिड है हमारे यहाँ। सबके जोड़े टच वुड, लेकिन इतने अच्छे हैं, इतना प्यार है उनमें, सालों साल। तुम्हें कोई कहता मिलेगा नहीं कि अरे मेरी तो, जैसे वो होता है ना पत्नियों पे जोक मारते हैं, कुछ करते हैं, या पति को देख के कह रहे तो ऐसी है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, या देखो इनके पति तो इतने अच्छे हैं, मेरे पति तो नहीं। कोई पैसे कम भी कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, बहुत बहुत कम पैसे वाले भी हैं कमाने वाले, और ज़्यादा पैसे कमाने वाले भी हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग सबकी इसी तरीके की है। इसीलिए आपस का जो प्यार है, सम्मान है, ये चीज़ मैंने यहाँ के बड़ी विरली देखी अपने परिवार में। हमारे यहाँ आपको कभी भी कोई भी पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ये मजाक दंश ये करता हुआ नहीं मिलेगा। सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल प्यार, म्यूचुअल सम्मान सब में है। तो ये मुझे समझ में आया कि ये की है एक सुखी दाम्पत्य जीवन की। आपको एक दूसरे के साथ काम करवाना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सम्मान करना प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने हस्बैंड को समझाओ कि ये वो नहीं है कि सारी औरतें करती हैं, अब ज़माना बदल रहा है, और अगर थोड़ी सी हेल्प वो कराएंगे तो उनके घर परिवार में, आप में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको ही मिलेगा। फिर भी वो अगर अपनी रूढ़िवादिता पे अटके रहते हैं, तो फिर यह है कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, फिर मैं बच्चा संभालूंगी, साथ में कोई हेल्प लगाओ। वो भी नहीं हो रहा, हेल्प भी नहीं लग रही और मदद भी नहीं कर रहे, मान लो अब ये कंडीशन आती है। तीसरा ऑप्शन फिर ये है, आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका बच्चा, और बेसिक आपके घर के काम के खाना कपड़े ये वो। अब घर फैला रहेगा, बच्चा छोटा है, बच्चों का घर बच्चों जैसा ही होता है, फैल रहा है फैलने दो। आपको कोई टैग लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है कि हाँ मैं परफेक्ट वूमन हूँ, मेरा घर हमेशा टेंच रहता है। अरे छोटा बच्चा है, फैला दिया, इट्स ओके। कौन सा सारी ज़िंदगी फैलाएगा, छोटा है ना अभी, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, बात ये होती है। तो इतना स्ट्रेस मत लो। 3 ऑप्शन मैंने बता दिए जो आपके लाइफ में काम कर जाए, आराम से एक एक करके उसको अप्लाई करो। नेक्स्ट, थैंक यू मैम रिप्लाई करने के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बार बार बैक जाके आपको सुना। मैं अपनी नींद कैसे कम करूं? सुबह को बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूं, फिर मेरा पूरे दिन का रूटीन ख़राब हो जाता है। 5 मंथ का बेबी है, जिस वजह से मेरे घर के सारे काम नहीं हो पाते। ये कैड़ा काम है। जब आपके पास कोई डेडलाइन ना हो ना, तो आप काम करने के लिए अक्सर बहाने ढूंढ लेते हैं, और वो टाइम ख़राब आपका होता चला जाता है। कुछ ना कुछ शेड्यूलिंग ऐसी करनी पड़ेगी
या तो आप ये कर सकती हो कि बच्चों को भेजने के तुरंत बाद आपको लगता होगा ना कि अभी नहीं कर रही, थोड़ी देर बात कर लूँगी, उस चीज़ को हटा के गिन के 5 ज़रूरी काम जो है वो लिख लो कि ये 5 काम हैं, इनको करके देन मैं सोऊंगी। जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करके देन मैं सो जाऊंगी। बस इतना करके देखो तो जो बहुत सारे काम छूट रहे हैं ना, उनमें से 5 छोटे छोटे काम लो, ज़्यादा बड़े नहीं। छोटे छोटे कोई भी 5 काम पकड़ो कि कम से कम इन्हें मैं कर लूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। धीरे धीरे आपकी स्थिति बदल जाएगी। जो काम अभी ढेरों छूट रहे हैं वो कुछ कम छूटेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा काम करके लेटना शुरू कर दोगे। फिर अब ये जो आया था जिनके जवाब का मैंने टाइटल ही लिखा था कि शादी जो है वो इतनी शोबाजी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि कर्जा हो रहा है, वो गड़बड़ हो रही है। तो इन्होंने आगे लिखा है कि थैंक यू दी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं और लड़का दोनों सिंपल वेडिंग चाहते हैं, बट पापा कर्ज लेके धूमधाम से दुनिया को दिखाने के लिए कलेश कर रहे हैं। लड़के वालों का कोई डिमांड नहीं, बस वो चाहते हैं शादी उनके होम टाउन से और 20 लोग में हो। बट मेरी फैमिली कर्ज लेके चाहती है शादी मेरे होम टाउन से हो और 300 आदमी में हो, 4 दिन की। इसी के कारण दोनों फैमिली में थॉट्स क्लैशेस कर रहे हैं और मैं पिस रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बात बताऊँ, आप बीच में पड़ो ही मत। और ये ध्यान रखना उस लड़के से बहुत ज़्यादा भी इमोशनली जुड़ना भी मत। कहीं अगर कुछ टूटे टाटे तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। दोनों समधियों को कर लेने दो, क्योंकि आप किसे ही और क्या ही कह दोगी। आपके करने लायक इसमें कुछ है नहीं। भाई आप अपने पिता को छोड़ के उनके पिता की सुनोगी तब भी बुरी बनोगी, उनके पिता की नहीं सुनोगे, अपने पिता की साइड लोगी तब भी आप दोनों में झगड़े लगेंगे। जाना आपको वापस घूम के वहीं है। तो आप इस टाइम पे बेस्ट पोजीशन है आपकी कि स्टे बैक एंड कर लो। मुझे बता देना कि यहाँ करनी है शादी, वहाँ करनी है, 300 लोगों में करनी है, 20 में करनी है। लेकिन अपने पिता को, आपको समझ में आ रहा है कि गलत वो कर रहे हैं, है ना? तो अपने पिता को बोलो कि कर्जा लेके शादी करने की बजाय जो पैसा लगाना है ना मुझे कर दो, और मैं सोशल मीडिया पे हर जगह मैं प्रचार कर दूंगी कि आपने इतने पैसे मुझे दिए हैं। आपका दिखावा हो जाएगा, लेकिन बिना कर्जे के। कि मैं अच्छी वहाँ पे कैसे मैं शांत मन से खुश रह सकूँगी, मुझे ये पता लगेगा कि मेरी शादी करने के लिए मेरे माँ बाप इस उम्र में कर्जे में दबे पड़े हैं। जितने हैं उतने लगा दो। 20 लोगों की शादी कर रहे हैं, करने दो, है ना? आप ये भी कर सकते हो कि शादी वहाँ पे हो गई, आपके पापा दोबारा जैसे लड़के वाले रिसेप्शन देते हैं, आपके पापा आपकी यहाँ पे बुला के दोबारा पार्टी कर दें, उसमें बुला लें 300 लोग। ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन बात ये है कि जो बूढ़े होते हैं ना, वो एक जगह पे जब अड़ जाते हैं, उनके लिए हर चीज़ नाक की सवाल है। अब वो 20 पे अटके पड़ा होगा एक आदमी और दूसरा जो है वो 300 पे। अब इन दोनों को मैच करना कैड़ा काम है, तो वो आप कर ही नहीं पाओगी। उनको यही धीरे धीरे अपने पिता को तो समझाती रहो, क्योंकि नुकसान का सौदा वो कर रहे हैं, वो फिर भी समझदारी से कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। वैसे देखो गलत तो वो भी नहीं है, इन्हें भी लग रहा होगा यार कोई ये ना कह दे कि लड़की 20 साल मतलब 20 आदमियों में जाके शादी कर दी, ऐसी शादी कर दी। वो भी अपनी इज्जत को ही मर रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें समझा सकते हो आप ये कह के कि प्रचार करने के या दिखावा करने के और भी तरीके हैं जिसमें हमें कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे लड़के वाले बेस्ट है जो रिसेप्शन सा करते हैं ना, उस तरीके से आप यहाँ पे शादी के बाद बुला लो और अपना एक फंक्शन रख लो, छुट्टी हो जाएगा, मिल जाएंगी सबकी ब्लेसिंग्स भी। कर लो उसमें जितने तमाशे करने, लेकिन 4 दिन की बजाय 1 दिन होएगा तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कर्जा भी नहीं होगा। ये एक पुरानी व्यूवर हैं, गुड न्यूज़ आई है इनके यहाँ से। हेलो दीदी, हमने बहुत मेहनत के बाद अपना खुद का घर ले लिया। 14 मई को हम अपने घर में कथा रखे थे, जिसकी वजह से शिफ्टिंग में हम आपकी वीडियो नहीं देख पाए। आखिर में हम उससे नरक से बाहर आ गए हैं जहाँ इंसान को मौत के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसमें हमने 17 साल बिताए थे। अब हमारा अहमदाबाद में 2 BH का फ्लैट हो गया। इतनी खुशी में भी मेरे आँखों में आंसू निकल रहे हैं आपको मैसेज लिखते हुए। लव यू दी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप अपनी अब ओरिजिनल लाइफ में जीने के लायक हो गए। नेक्स्ट, हेलो दी, हबी और ससुर पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, आपके तरीके भी फेल हो गए। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, मेन है कि मेरी 14 साल की बेटी है, दादा की हरकतें, नज़रिया गंदा है, हस्बैंड विश्वास नहीं करते, मेरे साथ ही लड़ते हैं। तुम्हें तो कमियां ही नज़र आती हैं। बेटी को दादा के पास जाने को फोर्स करते हैं, वो पजामा निकाल कर बैठे हैं तो भी। क्या करूं दी, प्लीज़ गाइड। मत भेजो,
फोर्स करते हैं, करने दो। सीधे कड़क आवाज़ में एक बार कह दो कि मैं नहीं भेजूँगी। और ये जो गलत लगता है कि वो औरत को पहले पता लगता है। ये सेंसिटिविटी औरत में ज़्यादा होती है। तुम्हें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, मैं नहीं कह रही, लेकिन मेरी बेटी है, मैं नहीं भेजूँगी जहाँ मुझे लग रहा है कि गलत है। खाना दे के आना, जो करना है, बाप है तुम्हारा, खुद जाओ। कड़क आवाज़ में कह दो यार। लड़की के लिए तो आपको खड़े होना पड़ेगा। आदमी अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर ही रहा है, बच्चे के लिए थोड़ी कर लेगा। नेक्स्ट, मैम मैं पिछले 12 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ पर क्रैक नहीं हुआ। अभी कुछ खास नहीं कमा पा रहे हैं, बिजनेस लॉस में है, घर पे इन लॉस ताने देते हैं, मिसबिहेव करते हैं मेरे और मेरे बच्चों के साथ भी। अभी प्राइवेट जॉब के लिए कहते हैं कि तुम करोगी तो बच्चे कैसे रहेंगे। मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ, प्लीज़ समझाएं। मेरी 2 बेटी हैं, सास लड़का करने का दबाव भी बनाती है, क्या करूँ। भैया 12 साल बहुत होते हैं, प्राइवेट जॉब पकड़ लो। और रही बात इसकी कि तुम करोगी तो बच्चे कैसे रहेंगे, तो सरकारी में जाएंगे तब कैसे रहेंगे। कह दो, हर मतलब पंडित जी को दिखा लो, क्या पता किस्मत में ही ना लिखी हो सरकारी नौकरी, किसी और तरीके से पैसे कमाने लिखे हो। तो बात तो ये है, 12 साल बहुत होते हैं, तो आपको प्लान भी चुनना ही पड़ेगा। आई सजेस्ट यू कि आप प्राइवेट उसकी तरफ मुड़ जाओ जहाँ पे आपकी लग सकती है। नेक्स्ट, मेरी शादी को 17 साल हो गए, हमारी लव मैरिज है। प्रॉब्लम यह है मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई भी हो आसपास से बच्चों के सामने गालियाँ देते हैं, कभी भी कोई बात नहीं बताते, चाहे घर में कुछ भी चल रहा है। ऐसा कई बार हो चुका है, सोच के मौका देती रही कि सुधर गए, लेकिन अब बहुत कैसे रहें इंसान के साथ जिसके लिए दिल में इज्जत और प्यार ही ना हो। उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं क्यों नहीं बोल रही या कुछ भी। और लव मैरिज है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ गया है। भैया जैसे चल रहा है चलने दो इसमें। देखो अब ये जो है ना कि गालियाँ दे देते हैं, ये है वो है। अब जब आपने 17 साल झेल लिया ना, आपके लिए बेस्ट मोड वही है कि वो गाली दे रहे हैं और आप अनटच से इधर उधर, क्योंकि देख के बच्चों को भी ना धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारा बाप कैसा है। फ़ायदा ये होगा अगर आप पलट के नहीं बोलोगी ना। अब जहाँ इतने साल चल रहे हैं तो शुरू में ही आवाज़ उठा दी, लेकिन वो लव मैरिज वाला प्रेशर होगा कि करीबी खुद अब कमी निकाल रही है, वो वाली बात हो गई। आप जैसे चल रहा है चलने दो। जो पत्नियां अपने पति की ये बुरी बातें भी सुन के अपना स्त्री धर्म अपना निभाती रहती हैं, घर अपना संभालती हैं, कभी उन्हें कह दिया कुछ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, है ना, अपना मतलब सही से लेके चलती हैं अपना जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको मैंने देखा एक फ़ायदा होता है, उनके बच्चे बहुत मतलब अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई उनकी माँ कैसे कर्तव्य परायणता अपनी निभाते हुए, ऐसा बाप था हमारा तब भी झेलते हुए कैसे चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं आपको वही स्टेज पार करनी है। पति के साथ ज़्यादा अपना जो वो था आपका वो ख़त्म हो गया, उसको ना बढ़ाओ ना घटाओ। जो आपका काम है, घर गृहस्थी है, बच्चे है, अपना नॉर्मल, जिनके पति नहीं होते वो भी तो रहती हैं ना, मन का समझाना है बस। तो मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेट इट बी, लेकिन ये है कि सबके सामने आप पे हाथ उठाएं या कुछ करें तब आपको एक्शन लेना है। मैं बता रही हूँ ना, मतलब कभी कभी अति हुई जवाब दे दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ो वो वाली कंडीशन। तो ऐसी स्थिति में आपकी इमेज ठीक रहेगी बच्चों की नज़रों में मेन, बाकी तो किसी और की नहीं। हेलो मैम, मेरे बेटे की उसके गर्लफ्रेंड से शादी होने वाली है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिलेशन मेरी बहू के साथ अच्छा रहे, हमेशा हम दोनों दिल से रिश्ता निभाएं, दूर या मजबूरी में नहीं। मेरा एक ही बेटा है, मैं सभी रिश्तों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, मायके एंड ससुराल दोनों में। प्लीज़ एक और बात है कि हम ऐसा क्या करें कि ओल्ड एज में हम अकेले ना छोड़ दिए जाएँ। देखो जी, रिश्ते की तो बात ऐसी होती है, आप सोच लो कितना भी, लेकिन रिश्ता दोनों तरफ से निभाने पर ही निभेगा ना। आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कर सकते थे सब कुछ कर लिया, सामने वाले का असर ही नहीं है, उसका अपना ही चैनल लगा हुआ है। तो किस्मत जब ख़राब होती है तो ऐसी भी होता है। लेकिन अगर ये मैं अपने आप को देखूँ कि एज अ बहू मेरे साथ क्या क्या होता, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसा आप चाह रही हो वैसा होता रिश्ता। सिंपल सी बात है, जो मैं बहुओं को सलाह दे रही हूँ कि भैया सास ससुर हैं, है ना, तो उनको हम गलती क्या है कि जी माँ बाप हैं, माँ बाप वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे पति के माँ बाप हैं, उसके नाते उनकी पूरी इज्जत करो, सेवा करो, चलता है।
जिस दिन हमने उन्हें अपना माँ बाप मानने की गलती कर दी, वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं ना, कहीं ना कहीं वो करने लगते हैं हम, और फिर वो टूटती हैं छन्ने से, और तब बुरा लगता है, तब रिश्ते में खटास आती है। तो सेम चीज़ है सास ससुर के। अगर मैं अपनी जगह पे सास ससुर को इस बारे में सोचूं कि अगर मैं हूँ सास, तो मैं क्या गलती कर रही होंगी, या जो मुझे लगता है कि गलतियाँ होती हैं उनमें अगर मैं आपको बताऊं, तो सेम चीज़ आपके ऊपर भी जाएगी कि अपनी बहू को ना बहू मान के चलना, बेटी नहीं। और बहू कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहू के हिस्से का सम्मान होता है। अब आपके घर को वो चला रही है, उसको वो स्वामिनी वाला थोड़ा सा वो दो, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ चीज़ें हटा बढ़ा सकती है, इतनी उसे लिबर्टी दो। अपनी पसंद की कुछ रेसिपी ट्राई कर सकती है, इतनी उसे वो दो, क्योंकि अब ये घर उसका भी है। बस एक मोटी सी बात ये है, अब ये घर थोड़ा सा उसका भी है। आपकी सारी चीज़ों को वो अपनाएगी, लेकिन उसकी भी कुछ चीज़ें उसको यहाँ अप्लाई करने की परमिशन दे दो। इतना भी अगर हो जाए ना तो ठीक है। अगर नॉर्मल लड़की है और वास्तव में ठीक ठाक अपना घर रखना चाह रही है, तो इतना उसके लिए बहुत है। बहू को इंसान भी नहीं माना जा रहा, मुश्किल ये है। उसके ऐसा होता है कि जैसे वो वहाँ से आके ना फॉर्मेट मार दिया, उसकी पिछले 25-26 साल की मेमोरी को ख़त्म करके बस जो उसे काम आता बस वो उसे आता रहे, बाकी वो सब भूल जाए, यहाँ के हिसाब से चले, ये एक्सपेक्ट करा जाता है। तो कहाँ हो रही है एक्सपेक्टेशन ऐसी पूरी, यही गड़बड़ है और क्या है। थोड़ा सा अगर वो उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो रही है, थोड़ा सा अपने घर में भी अगर बहू की वजह से चेंज आ रहा है, वो हमें एडजस्ट कर लेना, तो इतनी बड़ी बात ही ना हो। सारी बात यही होती है। जिसने ज़रा सा एडजस्ट कर लिया, पढ़ने दे रहा है, या ज़रा सा देर से सोने की परमिशन दे दी, ओहो हम तो स्वर्ग से उतरे हुए हैं, इतने अच्छे, हम तो कोऑपरेटिव इन लॉज हैं, हम तो अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। अरे भैया, बेटी की तरह कोई नहीं रख सकता अपनी बहू को, कहने की बात है, बकवास। सीधे बोलो, हम बहू को बहू की तरह रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसे इंसान तो समझ लो। वो सबसे बाद में सोएगी, वो सबसे पहले उठेगी, वो पढ़ाई भी कर लेगी, बच्चा भी संभाल लेगी। वो भी 25-26 साल की है, तुम्हारा लड़का भी 25-26 साल का, या 27-28 का भी है, 30 का भी है, लेकिन उसका ध्यान वो रखेगी। वो बीमार हो जाएगी तो तुम बोलोगे भी नहीं। सारे काम ही औंधे हैं, तो कहाँ से बहू के साथ सेटिंग बैठेगी। बात यह है, ये सब मत करना तो बैठ ही जाएगी। अगर वो उल्टी बुद्धि की ना हुई, वो भी हो सकती है। तो भगवान का नाम लो और इन चीज़ों का ध्यान रखना। शादी के 12 साल बाद 2022 में मैंने 10वीं की परीक्षा दी। अब एक कोचिंग क्लास में हिंदी पढ़ाती हूँ, वहीं पे मैनेजमेंट का काम भी संभालती हूँ। सब मिलकर 9 घंटे का जॉब टाइम है। सोच रही हूँ सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करूँ। 10वीं में 67 नंबर आए। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है। 2 बच्चे हैं, 85 साल की सास है, 14 साल का गैप है। क्या मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? इससे कुछ फ़ायदा होगा? एज 29 है, कर लो, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। एज 29, और दूसरी चीज़, अब उससे जुड़ गई ना आप टीचिंग वाले उससे, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है, वो चीज़ एक ड्रॉबैक रहेगा। पर जो अच्छा है फ़िलहाल उसके लिए जो जॉब निकल सकते हैं उसमें करो। और अगर दिमाग अच्छा है ना, तो जो नहीं आता वो भी सीख लोगे। तो अभी एज 29 है, कर लो ट्राई। अगर मन में आया है कोई भी विचार भी ना, हमारे मन में फालतू में नहीं आता, वो भी विधाता की रची हुई एक नियति है। तो अगर आया है तो उसे करो। हस्बैंड से परेशान हूँ, सब कर लिया, बहुत इंसल्ट करते हैं, प्यार नहीं करते, पैसे भी नहीं देते। घर वालों को भी कह के देख लिया। एक लड़का भी है, मेरी एज 24 है अभी। कुछ नहीं करते तो भाई अपने पैसे खुद कमाना शुरू कर दो। हमेशा मेरा यही एक इलाज होता है। अब जब रोकें कि क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है, तो गिनवा दो अपनी ज़रूरत पूरी लिस्ट, कि मुझे ये वाला मेकअप चाहिए, फलां सूट चाहिए था, ढिमकी साड़ी चाहिए थी, है ना, मुझे वहाँ जाना था, हम ट्रिप भी नहीं जा रहे। दुनिया भर की चीज़ें जो आप करोगी, अगर आपके हाथ में पैसा हो जाए, आपके दिमाग में एक लिस्ट होगी ना, सुना दो कि यूँ करने हैं मुझे, पैसे इसलिए कमाने हैं। तो लॉजिक से बात करो। फिर या 2 चीज़ें होंगी, या तो पैसे देने शुरू कर देंगे, या फिर कह देंगे जा कमा ले। तो फिर चली जाना कमाने, फिर कमा ही लेना। फिर ये ना हो जब मैं क्या करूँ, अब मुझसे काम नहीं हो रहा, अब मुझसे घर मैनेज नहीं हो रहा। एक बार कह देना कि जा चला ले, जहाँ तेरा काम चलता हो कर ले, तो चली जाना कमाने। और 2-4 दिन की खींचातानी है, 1 महीने की, उसके बाद सेटिंग बैठ जाएगी, अपने हाथ में अपने पैसे हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व।
फिर पैसे दें ना दें वो ख़त्म, रहा मुद्दा प्यार का। अब किसी के गले पे हाथ रख के तो भाई प्यार करवा नहीं सकते कि ज़बरदस्ती कर प्यार हमें। अपने आप से खुद प्यार करना शुरू कर दो, अच्छे रहोगे, क्या पता इन फ्यूचर उन्हें भी आपकी कदर होने लगे। सॉर्टेड है यही चीज़। नेक्स्ट, हेलो मैम, 2 मेल चाइल्ड, 1 इज़ 27 ईयर ओल्ड और छोटा 20 साल का। बड़ा जॉब करता है, कभी कभी ड्रिंक भी करके आता है लेट नाइट। छोटे की 12th क्लियर नहीं हो रही मैथ्स कंपार्टमेंट की वजह से, पर कार की डिमांड कर रहा है। ऑलरेडी घर में 2 कार हैं और 1 बुलेट है, क्या करूं? दोनों को समझाने के लिए अपने पापा की बिल्कुल नहीं सुनते बिकॉज ही ड्रिंक्स अ लॉट। तो देखो जी, पिता को कॉपी कर रहा है पहला वाला, तो जॉब कर रहा है, दूसरी चीज़ ड्रिंक करना शुरू करना था वो कर दिया, तो वो तो अपना अडल्टहुड में पहुंच गया। अब दूसरा वाला जो है 12th जब क्लियर ही नहीं हो रही, अब चिल्लाता रहे वो कि गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। मत दिलाओ, कैसे दिला दोगे? ज़बरदस्ती थोड़ी ले लेगा आपसे। मना कर दो उसे, गाड़ी तो नहीं मिलेगी, कलेश करे करने दो। बाकी ड्रिंक करने का अगर थोड़ी भी बॉन्डिंग हो आपके बेटे के साथ आपकी, तो कह सकती हो कि देख बेटा पापा ड्रिंक करते हैं, मैं मिल गई, मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन ना मिली तुझे ऐसी तो ये बढ़िया आदत है नहीं, ना तेरे शरीर के लिए ना तेरी सोसाइटी के लिए। जो भी तेरी बनेगी तो छोड़ दे या लिमिट में एटलीस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा। बाकी भाई शराबी तो चाहे बेटा हो या पति हो, जानबूझ के जो आदमी पैसे खर्च करके जहर ले रहा है और पी रहा है, और ऐसा भी नहीं कि इसकी तो होम डिलीवरी करवा रहा होगा, जाके ही देता होगा, वो किसी के कहने से छोड़ेगा नहीं। ये बात होती है। बच्चा थोड़ी है वो 27 साल का कि आप बताओगे कि ड्रिंक करने से क्या दिक्कत हो सकती है, जब वो समझेगा उसे सब पता है। लेकिन जो 12th वाला है उसको गाड़ी दिलवाने के लिए फोड़ने दो, कितने ही वो चने फोड़े, आप मना कर दो कि नहीं अभी नहीं दिलवा रहे। हाँ जी, एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी फिर से। हाय दी, आज मैंने भी एक आदमी का बढ़िया बैंड बजाया, बिल्कुल आपके स्टाइल में, काली के अवतार में। मज़ा भी आया और थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि शायद उन्हें छोड़ देना था। फिर याद आया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, वो बंदा किसी भी फीमेल को कमज़ोर नहीं समझ पाएगा। लव यू, आपने मुझे बोलना और गलत को गलत कहना सिखा दिया, सुकून मिला इससे। पहले मैं बहुत डरती थी, आपकी वजह से मेरा डर भी कम हो गया। और 12-15 दिल आए हैं मेरे लिए, जिन्हें मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। वेयर योर इन लॉज लिव, योर पेरेंट्स एंड सिस्टर, आई हैव नेवर सीन दैम इन योर वीडियोज़, डू आंसर, लॉट्स ऑफ लव। सब इसी दुनिया में हैं, बस वीडियो में नहीं है और ना आएंगे, बस इतना है सब यही है आसपास। मेरे साथ मेरे से जुड़ा हुआ हर आदमी सोशल मीडिया पे आ जाए, सबकी लाइफ सार्वजनिक हो जाए, ऐसा कुछ ना मेरा इरादा है ना मैं करूँगी। तो सब यही है आसपास इसी दुनिया में, लेकिन मेरी कहना चाहिए लाइफ में बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो वो हिस्सा वीडियोज़ में नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, अभी मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है 5 डेज़ पहले एंड मुझे किचन में काम करना पड़ता है। सास है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, मेरी सर्जरी हुई है, फ़ोन तक नहीं किया मुझे, ना कभी कहती हैं कि कैसी है। अब दर्द शाम होते ही घूमने निकल जाती हैं, जबकि अच्छे टाइम में उनके और ससुर के साथ मैं एक एक चीज़ देती थी हाथ में। मेरा मन इनसे उठ गया है, कैसे इनके साथ रह के खुद को पॉजिटिव रखूं, बहुत परेशान हूं, हमेशा भारीपन महसूस होता है। कल आपने मैके जा रही हूं, वहीं जाके सुकून मिलेगा और रेस्ट भी। अब कहानी बहुत बड़ी है बट अभी रीसेंट परेशानी यही है। 5 डेज़ पहले आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, आप किचन में कर क्या रही हो, क्यों जा रही हो? पैर टूट जाता तब बिस्तर पे आ जाती, ऐसी कुछ परेशानी हो जाती कि आपको बेड रेस्ट बता देते, तब कौन बनाता खाना? भाई माना कि हफ्ते भर में डॉक्टर कह देते हैं कि चलो फिर वो कर लो, लेकिन यह थोड़ी है जॉइंट फैमिली का खाना बनाना खड़े हो जाएंगे हम। ये आपकी कमी है, क्यों खड़ी हुई? रेस्ट बताया होगा डॉक्टर ने, करती। नहीं देते आपको, बना के पड़ी रहती भूखी। लेकिन अब खड़ी हो गई हो तो भैया खड़े होते ही फिर तो वही रहता, अच्छा खड़ी हो गई, चल फिर तो कर ले काम, सही है। यही होता है।
आपने पहने हुए ड्रेस का लिंक दो ना प्लीज़। नहीं दिया था, वैसे तो मैं कर देती हूँ, उसमें डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया हो, नहीं किया हो तो। कौन सी ड्रेस पहनी थी? येलो वाली, देख लूँगी, अगर नहीं दिया होगा तो इस वाले में दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आई हैव बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स। शादी के बाद पता चला दैट हस्बैंड ड्रिंक और स्मोकिंग। अबे यार, ये ड्रिंक और स्मोकिंग वालों का क्या ही करेंगे हम, जो मुझे कभी भी पसंद नहीं था, बट आई हैव एडजस्टेड समहाउ। बट अब बहुत बोरिंग बेरंग सी लाइफ लगती है। ही इज़ नॉट सोशल, कहीं आना जाना, कहीं किसी के मिलना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। कभी कभी लगता है सब छोड़ दूं, पर इतना ईजी नहीं। पेरेंट्स पर गुस्सा आया, मेरी शादी ऐसे इंसान से करवा दी, इतना पैसा खर्च किया, फिर भी लड़के के बारे में पता नहीं किया। आई एम प्रेग्नेंट, तो आफ्टर डिलीवरी जॉब भी छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही हैं बस। फीलिंग स्टक इन मैरिज, व्हाट टू डू। देखो जी, स्टक ना हम लोग अक्सर होते नहीं, हमें लग रहा होता है। मान लो, देखो अब आपका स्टैंड क्लियर है कि छोड़ना इतना आसान नहीं है, मैं भी समझ रही हूँ। प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा भी होएगा, लेकिन अगर सोशल वो नहीं है, इसका इलाज तो सिंपल है। देखो सोशल अगर वो नहीं है, कहीं नहीं जाते आते, लेकिन अगर आपको जाने पे वो अड़ंगा नहीं करते ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आप उन्हें गले में लटका के जाना है, ये इरादा छोड़ दो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अकेले जाना आना शुरू कर दो। नहीं है वो कंफर्टेबल, उनके अपने रीज़न्स होंगे, है ना। अब अरेंज मैरिज है, आप लोग ज़्यादा एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि अगर वो सोशल नहीं है तो हमारी भी सोशल लाइफ की बैंड बज जाएगी। आप अकेले जा सकते हो, और जाना चाहिए एज अ दंपति। आपको अगर ये है कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे या कुछ भी है, तो आपको ज़रूर खड़े होना चाहिए। कहीं तो आपके परिवार का वो हो कि भाई हाँ, दोनों में से एक। कई होती हैं पत्नियाँ कहीं भी नहीं जाती, ऐसे भी जोड़े हैं, उन्हें कहीं भी नहीं जाना होता, बेचारा पति अकेला भगा फिर रहा है, सब जगह रिश्तेदारियाँ निभा रहा है। तो सेम गोज़ विद वाइफ। अगर हमारे पति सोशल नहीं है तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई नाते रिश्ते थोड़े हम निभा के चलें। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो असली थी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, आपको चिढ़ थी, वो आपने किसी तरीके से एडजस्ट कर ही ली। बाकी अब आपका बच्चा आ जाएगा, उसके बाद क्या है कि जी छोड़नी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। अगर अभी से प्लान करके चलोगे ना कि क्या करूं, बच्चे को कौन देखेगा, या कुछ हिसाब किताब बना लो फुल टाइम मेड का या साथ ले जाने का, या कुछ भी पक्का इरादा अगर कर लो। मैं तो कहूँ, अगर बताओ अगर गवर्नमेंट जॉब होती तब भी छोड़ते, करते ना। जॉब मत छोड़ना, एडजस्ट करो, बच्चे के साथ ही हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा मेहनत आपकी बढ़ेगी, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन लाइफ ट्रैक पर रहेगी। अगर बच्चे के बाद आपने जॉब छोड़ दी किसी भी बात में आके, फिर जो अभी आपको लग रहा है ना आई एम स्टक इन मैरिज, फिर आपको लगेगा आई एम स्टक इन लाइफ, क्योंकि आपको पता होगा आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। नेक्स्ट, दी मुझे स्कूटी चलानी आती है, मेरा बहुत मन है कार सीखने का, मेरे पास कार नहीं है, और ड्राइविंग स्कूल से सीख भी लूँ तो जब रेगुलर नहीं चलाऊँगी तो भूल जाऊँगी, तो क्या सीखने में कोई फ़ायदा है? नहीं, जब अपनी आ जाएगी जब भी सीखना, ये बात है। प्रैक्टिस करो तो सही रहती है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। नेक्स्ट, मैम मेरी सास ने शादी में चढ़ाया सारा जेवर रख लिया, साथ ही इंगेजमेंट के रिंग और मंगलसूत्र भी। हस्बैंड की गोल्ड चेन और रिंग हो मायके से मिला, वो भी नहीं दे रही, क्या करूं? पहनेंगी क्या खुद? मतलब क्यों ही ले लिया? मैं कैसे मिली भी रख लेंगी। चलो अपनी चढ़ाई भी तो लीचड़ लोग उतार ही लेते हैं, लेकिन आपकी पे करीबी भी मांगते रहो भैया उनसे, और 2-4 लोगों से कह दो जिनको शर्म आती हो, उनको जिनके सामने मतलब उन्हें लगे उनकी नंद या उनके कोई हों जो जिनके सामने वो भी थोड़ी झिझकती हो, वहाँ तक बात पहुँचाओ कि भैया मेरा जेवर नहीं दे रही। और के वो फिर हो सकता है जवाब ये आ रहा है, जब पहनना हो मेरे से ले लेगी, मैंने तो रखा है, कि तो अभी पहनना है दो। क्या सबके सामने बता दो कि नहीं देती वो जब पहनने के लिए भी। चलो जी, सुंदरता की तारीफ़ है बहुत आ रखे हैं इसमें। मैंने कौन सा कुर्ता पहना था? येलो। नेक्स्ट, हेलो मैम मेरा नाम अनीता तंवर है, मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। यार तेरे की
मैं शादी नहीं करना चाहती बट मुझे मेरे पेरेंट ने फ़ोर्स किया। लड़का अच्छा है बट उसका उल्टा हुआ, वो मुझसे शादी करने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने शादी से पहले 12 साल जॉब की है। मतलब अब क्या स्टेटस है उसका, शादीशुदा है या छुटा हुआ है या क्या है? और घर वाले क्यों पीछे पड़ रहे हैं सेकंड हैंड से शादी करने को? अब है आगे इन्होंने ही कर एक और इन्होंने कर रखा है। दिस इज़ अनीता तंवर। मेरी शादी हो गई उस इंसान से, 1 साल सब कुछ नाटक किया, अच्छा बनने के मेरी लाइफ हेल्प बना दी। पेरेंट्स से हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प नहीं की, मुझे अकेला छोड़ दिया प्रॉब्लम के साथ। सास टॉर्चर करती है, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, उनके बेटे से हर फील्ड में आ गया हूँ पर कहती कुटे का हूँ। मेरी ननंद घर में कलेश करती है, मुझे पिटवाती है, मैं उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहिए? आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रिप्लाई लॉट्स ऑफ लव। इतने परेशान हो तो फिर मत रखो भाई, क्या करें? नंद से पूछ रही हो या पति से पूछ रही हो, ये नहीं समझ में आया इसमें। और दूसरा वो नहीं समझ में आया कि शादीशुदा है तो उसकी पहली पत्नी कहाँ है ना? ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी तो वही है, जब इतने परेशान हो शादी में और पीहर वाले एक बार तुम्हें वहाँ पटक के फंसा के फिर देख भी नहीं रहे, फिर तो तुम्हारी लाइफ है। डिसीज़न लो जो तुम्हें सही लगे। जब कोई मुसीबत में साथ देने वाला नहीं है तो फिर जब तुम कुछ कर दोगी अपने हित को सोच के, उसमें कोई कहने का अधिकारी भी नहीं है। फिर बात सिंपल है। तो जो आपका मन कहे, जो आपको ठीक लगे कि हाँ मेरा मन नहीं है यहाँ रहने का, तो मत रहो। आपको लगे कि नहीं प्रॉब्लम सास नंद में है, पति के साथ मैं एडजस्ट कर लूँगी, वो करो। तो देखो दोबारा ध्यान से कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और उसमें जो आपके लिए सही है ना, बिल्कुल जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसमें खुश रहूँगी, वो करो। हेलो मैम, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ट्राई किया कंट्रोल करने का बट नहीं हो रहा है, प्लीज़ सजेस्ट। भैया गुस्सा अगर गुस्से की बात पे है तो जिस बात पे है वहाँ जाके जो पर्सन एक्चुअली ज़िम्मेदार है या तो उससे बात कर लो, उसे सुना के अगर भड़ास निकलनी है। अच्छा उसे सुना नहीं सकते, अगर अब गुस्सा आ रहा है, उसका भी 2-3 तरीके हैं। कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ, मेरा तो तब शांत हो जाता है, कुछ अच्छा सा बना लूँ, कुछ भी क्रिएटिव। लेकिन भूल के भी ये मत करना कि गुस्सा कहीं आ रहा है और पीट डाले बच्चे कि जी तुम बजोगे, है ना, वो मत करना। और दूसरी चीज़ ये है जी, गुस्सा बहुत आता है ना वाली बात, आता है लेकिन कितना निकालें, कितना रिएक्शन दें, ये हमेशा हमारे हाथ की बात होती है। तो जब कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं जिस पे आ रहा है उस पे नहीं कर सकती, मतलब जो मेरा मन कर रहा है उसे करने का, वो तो मैं कर नहीं सकती। बेस्ट वही होता है, मैं कुछ क्रिएटिव काम में जुट जाती हूँ और इतने वो काम ख़त्म होता है ना, मुझे रियलाइज़ होता है कि थोड़ा सा मेरा डाउन हो गया मामला। वरना होता है ऐसा कि लगता है कहाँ दीवार में हाथ मारूं, सिर मारूं, क्या करूं, गुस्सा आता है बहुत तेज़। लेकिन अब चीज़ वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गई कि अब आता है लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, दी सर्वाइकल की वजह से परमानेंट चक्कर आते हैं, बहुत इलाज करा लिया, क्या करूं? भाई साहब सर्वाइकल का इलाज दवाई से नहीं होएगा, वो स्ट्रेचिंग ही करनी पड़ेगी, जो मैं ये वाली बताती हूँ ना, ये वाली, इस तरीके से हाथ यहाँ ये करके, ये इस तरीके से ये ऐसे खींच के, ये वाली करनी ही पड़ेगी। सर्वाइकल का इलाज दवाई में नहीं होता, वो एक्सरसाइज से ही होगा सही। नेक्स्ट, सास घर की कोई भी बात को घर पे नहीं रखती, हर बात को तुरंत अपनी बेटी को बता देती है। ननंद अपने ससुराल नहीं रहती, अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती है। जीजू गवर्नमेंट जॉब में इसलिए अकेले रहती है, पूरे दिन अपनी मम्मी पापा से बात करती है, हर बात उसको पूछ के करते हैं। मुझे तो सास कुछ समझती नहीं, ना ही कुछ बताती है, जो ननंद ने कह दिया वही ओके है। और ननंद भी ऐसे ही जताती है जैसे उसे ही सबकी फ़िक्र है, सबसे ज़्यादा दिमाग भी। और हम हस्बैंड वाइफ बेवकूफ़ हैं, क्या करें प्लीज़ बताओ। देखो जी, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं हैंडल करने के। लड़ाई वाला कि जब सारी चलेगी उसकी तो काम भी उसी से करा लो, हम कोई नौकर थोड़े ही हैं कि डिसीजन लेगा कोई और फॉलो करेंगे हम। ये तो हो गई बहस वाली। कॉमेडी वाली, जब सब कुछ उससे पूछ के ही होगा तो ये भी पूछ लो कि भैया आज कौन से कलर के कपड़े पहनूं, आज मांग सीधी काटूं या टेढ़ी,
आज रोटी 2 बनाऊँ या 5? ऐसी ऐसी बातें जो कॉमन होती हैं ना, जो जवाब वहाँ से ये आए कि अरे इतना भी नहीं पता तुझे, इतना भी नहीं कर सकती, ऐसी बातें उनसे पूछो। कि नहीं, सब कुछ वहीं से पूछ के ही हो रहा है ना, तो ये भी पूछ ही लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ी कॉमेडी और टॉन्ट वाली हो जाएगी, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि नंद ने किस हद तक पूरे घर को कैप्चर किया हुआ है। और इसके दुष्परिणाम ये भी हो सकते हैं कि कल को आपकी बहू आपके हाथ में ही ना रहे। बेटी की तरफ इतना ज़्यादा झुकने से क्या हो सकता है, ये एक आइडिया देना आपकी सास को ज़रूरी है। दोनों में तालमेल बना के रखना चाहिए उन्हें, ये उन्हें बताना ज़रूरी है। अब उनके पति अगर बाहर रहते हैं तो उसकी सज़ा हुई थोड़ी मिलेगी कि वो अपने घर में चलाए ना जो चलाना है, अपने बच्चों को पहनाए उड़ाए खिलाए पिलाए, जो करना करे। यहाँ पे एक लिमिट में ही तो करेगी। अब ये जिम्मेदारी लिमिट में उसे करने की आपकी सास की, वो खुद बावली हुई पड़ी है। तो बात यही है कि मम्मी जी कौन से कलर का कच्छा पहनाऊँ अपने बच्चे को, पूछ लेना दीदी से, सिंपल। कि अब हर चीज़ पूछ के ही हो रही है ना, ऐसे पूछना शुरू करो, देखो फिर कैसी इरिटेट होती हैं। लेकिन तरीका थोड़ी है यार ये कुछ। फिर से आ गया, कुर्ती जो पहनी है उसका लिंक शेयर कर दो, करूँगी। नेक्स्ट, दीदी जब पति बात ना सुने, प्यार ना करे, इज्जत ना करे, दुख में कहा दर्द ना हो, कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, इग्नोर करो, लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो बहुत होता है। हाँ जी, होता तो है दुख, लेकिन अब उस दुख को पकड़े थोड़ी बैठे रहोगे। जिसे नहीं करनी, हमारी कदर नहीं कर रहा, तो अपनी कदर हम खुद भी नहीं करेंगे। ये गड़बड़ है आपके जो सोचने का प्रोसेस है। पति हमारी कदर नहीं कर रहा, पति हमें प्यार नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा है ना, हम दुखी हो रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी नहीं कर रहे, हम खुद भी अपने आप को बुरा ही कह रहे हैं, हम खुद भी तैयार नहीं हो रहे, हमारे शरीर के लिए जो अच्छा हम वो भी नहीं कर रहे। क्यों जी, हमारा पति हमें प्यार नहीं कर रहा। अरे पति तो बाद में प्यार करेगा, करेगा, कर लेगा, नहीं करेगा ना करेगा। तुम खुद तो पहले अपने से प्यार कर लो, और अपने आप को प्यार करना शुरू करोगे, अपना ध्यान रखना शुरू करोगे, एक टाइम बाद ज़रूरत ही नहीं होती। कोई कर ले तो ठीक है यार, नहीं करे तो हम अपनी खुद कर लेंगे। और फिर जब अपने आप में मस्त रहते हैं ना, अक्सर उन लोगों को केयर करने वाले मिलने भी लगते हैं, ये भी होता है। तो करके देखो। नेक्स्ट, दीदी मैंने बताया था ना, मैं राजस्थान में गवर्नमेंट कॉमर्स लेक्चरर हूँ। स्टूडेंट्स 1 या 2 होते हैं क्लास में, कोई कॉमर्स लेना ही नहीं चाहता, क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। उन 1-2 पे ही इतनी मेहनत करो कि वही कामयाब हो जाएं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। जैसे ऐसा है ना, स्ट्रीम बच्चे एक दूसरे को देखा देखी चुनते हैं। जिस स्ट्रीम के बच्चे काबिल होते हैं, नौकरी वोकरी लगने लगती है, उसी स्ट्रीम में भीड़ होती चली जाती है। तो 2 हैं, ठीक है, उन्हीं 2 पे मेहनत करो, बढ़िया से पढ़ा के निकालो उन्हें, करवाओ M.Com या CA। उनमें से कोई CA या CS का कर गया ना, अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पिछली बार मेरी एक स्टूडेंट का आया था, उनका ही फॉलो बैक आया, थैंक्स अ लॉट मैम, आपने बात की वीडियो में, मेरे बच्चे बोल रहे हैं आपकी मैम बहुत सुंदर है। थैंक यू। दी नमस्ते, मेरे घर में बरकत नहीं होती, जो कमाए पैसे आते हैं वे खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे कहाँ चला जाता है। मैं कोशिश करती हूँ रोज़ अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा क्या करूँ जो मेरे घर में बरकत हो और पैसे टिकें। देखो मुझे लगता है ये जो वो है ना, बरकत वाले जो टोने टोट के बताते हैं ना, ये मुझे लगता है इतने ज़्यादा मतलब मैंने कभी करे नहीं। लेकिन जो एक चीज़ मैंने लाइव देखी है, लाइफ में चेंज होती हुई, अगर आपके घर में कलेश कम से कम हो, एक आदमी कर भी रहा है दूसरा अवॉइड कर जाए, ठीक है, और आपकी दिनचर्या संयत हो, है ना, और थोड़ा सा वास्तु का मुझे लगता है ना, कि भाई आग्नेय कोण में जैसे होना चाहिए किचन, ईशान कोण में कोई गंदी चीज़ें ना हो, ये चीज़ें एक्चुअली काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी बात है घर में पॉजिटिविटी, वास्तु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। अगर आपके घर में एक शांति का माहौल है, एक पॉजिटिव माहौल है ना, आपस में झगड़ा लड़ाई चिल्लपों जलन ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे लगता है ऐसे में लक्ष्मी अपने आप मेहरबान रहती है।
और सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा जो है ना वो आप खर्च कैसे करते हो। अगर तो आपने कड़ी मेहनत करके वो पैसा कमाया है और खर्च भी आप बिल्कुल तरीके से कर रहे हो ना, तो पैसा अपने आप रुकता है। और दूसरी चीज़ देखो, बरकत की बात वही होती है, हम अक्सर किस्मत पर ठीकरा फोड़ रहे होते हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा रूल मनी मैनेजमेंट वाला भी होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमें उसे खर्च करना नहीं आ रहा। मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि पैसा कमाना आसान होता है, खर्च करना मुश्किल है। तो हम जब छोटे छोटे से थे ना, ऐसे घुचड़ू से, तो हम सोचते थे नहीं क्या ही कहते हैं पापा, खर्च करना क्या मुश्किल है, यूँ दिया दुकान वाले को वो यूँ टॉफ़ी दे देता है, इसमें क्या मुश्किल है। अब पैसे लेना मुश्किल है, पापा जी देते नहीं जल्दी। हमें ये समझ में आता था, लेकिन अब आके समझ में आता है कि वो उसके पीछे का गूढ़ वो कि आपने मेहनत करी, आपको पैसे मिल गए, अब उन पैसों को खर्च कहाँ करना है, आपके वो डिसीजन आपके आगे के फाइनेंशियल फ्रीडम को डिसाइड करेंगे कि कितनी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी या नहीं होगी। तो बरकत जैसा कोई चीज़ नहीं होती कि कुछ करने से आ जाएगी या कुछ करने से चली जाएगी। सिंपल से 2 रूल हैं, एक मनी मैनेजमेंट, अपने पैसे जितने कमा रहे हो उसमें से कुछ पैसे हमेशा सेव करो, है ना, ताकि जब कोई अड़ी भिड़ी आए तो आप संभल जाओ, आपके पास एक होना चाहिए इस तरीके का फंड। और दूसरी चीज़ यही है कि अपने घर में थोड़ा माहौल पॉजिटिव रखो। जिस घर में एक दूसरे का मान सम्मान ये सब चीज़ें नहीं होती ना, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती, ये मैंने देखा है। तो औरत का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने देखा है लाइव। और हमारे यहाँ जो रघुनाथ कॉलेज है मेरठ में, उसमें लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ पर नारी का सम्मान है वहाँ पर देवता खुद वास करते हैं। तो घर की औरत अगर खुश रहेगी, और ये बताते हैं अब लोग बहुत, शुक्र के मजबूत करो, ये करो वो करो, वो सब में यही बताते हैं क्या अगर घर की पत्नी जो है वो दिल से खुश है, आपके घर में अपने आप लक्ष्मी रहती है। तो अगर आपके हस्बैंड उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे ना, आप थोड़ा सा खुद कोशिश कर लो ताकि घर में एक माहौल अच्छा सा बने, अपने आप बरकत आएगी। साफ़ सफाई का ध्यान रखो। नेक्स्ट, हाय मैम, आज आपने मेरा नज़र उतारने वाला कमेंट पढ़ा, ये बस मज़ा आ गया सुनकर। आप हमेशा खुश रहें। अब मेरी प्रॉब्लम सुनिए। मेरे ससुर जी का न्यूज़पेपर का बिज़नेस उनके जाने के बाद मेरे पति और जेठ जी मिलकर संभाल रहे थे। जेठ जी नशा करते थे, 4 मंथ नशा मुक्ति केंद्र में रहे, उन्होंने सब बिज़नेस बर्बाद कर दिया। फिर कोरोना टाइम में न्यूज़पेपर बंद होने पर हस्बैंड ने अपनी मेहनत से दोबारा शुरू किया। अब जेठ जी हमसे बिज़नेस में हिस्सा मांग रहे हैं। हमारे 2 बच्चे कॉलेज में हैं और एक स्कूल में। उनकी स्टडी के लिए हमने टीवी भी नहीं लिया, बस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जेठ जी का बेटा किसी कारण से जेल में है और 30 साल की बेटी शादी नहीं हुई। अब वो नशा करते हैं और हमसे हिस्सा मांग रहे हैं। अब आप कुछ बताइए क्या करें हम। थैंक यू, बहुत सारा प्यार आपको। देखो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो भी है आपने, चाहे वो मरी हुई प्रेस जिंदा करी दोबारा, लेकिन उनका सोचने का तरीका वहाँ काम कर रहा होगा कि ये पिता की देन है ना। तो आधा आधा ना सही कुछ शेयर आपको ना देना पड़ेगा अगर आप लीगली भी जाओगे। बात ये होती है। और रही बात ये कि वो तो नशे की वजह से वहाँ थे, आप अगर उसको नहीं करते तो आप कमाते खाते क्या। तो थोड़ा सा हिस्सा आपको ना देना पड़ेगा अगर लीगली भी जाओ। क्वेश्चन सुनो। हेलो दी, मैं अपनी भाभी से बात नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे को देखती रहती है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है तब अगर कोई बात नहीं करता, फिर देखना किसी को। आप बताओ मैं क्या करूँ कि वो नहीं देखे। एक बार उनकी तरफ देख के पूछ लो, कुछ कहना है, कुछ लग रहा है मुंह पे, तो वो अपने आप थोड़ा सा शक पका जाएंगी, या फिर वो आपसे बात करना चाह रही होंगी। और ऐसा भी नहीं है, कई बार हो सकता आप इतनी अच्छी दिखती हो, वो आपका स्कैनिंग कर रही, क्या पहना है, क्या कर रहा है। अक्सर हम जिनसे बोलते नहीं है ना, कई बार उनकी स्कैनिंग कर रहे होते हैं, वो चीज़ चल रही होगी। लेकिन अगर इतने, पहली बात तो इतने इरिटेट हो मत, देख ही रही है ना, देख रहे दो। लेकिन अगर इतने इरिटेट हो भी रहे हो तो एक बार पूछ लो कि हाँ जी क्या बात है। नेक्स्ट, दी मनी प्लांट को हरा भरा रखने के लिए क्या करें। मैं जब भी मेरे प्लांट लगाती हूँ सूख जाती है, सक्सेस नहीं होती। ज़्यादा धूप वूप में रखो तब भी नहीं चलती।
उनको चाहिए थोड़ी सी मतलब उमस सी तो हो, लेकिन बहुत तेज़ धूप में भी रखो मनी प्लांट तब भी नहीं चलती, मैंने देखा है। और दूसरी चीज़ वही है कि एक आध पानी में नहीं चलती बहुत जल्दी ना, पानी में उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। मिट्टी में लगा दो, थोड़ा सा छाया थोड़ा सा धूप मिला जुला के दो, अब बारिश का सीज़न आएगा हो जाएगी। और वैसे पता है थोड़ा अंधविश्वास सा है, लेकिन जब घर में पैसे नहीं होते ना तो मनी प्लांट भी नहीं होती। इसका नाम मनी प्लांट है। तो ये भी मैंने लाइव देखा, जब हम गरीब थे ना तो मम्मी मेरी मनी प्लांट लगा के थक गई। कोई कहता था कि किसी के यहाँ से ऐसे तोड़ के लगा दो ना तो हो जाती है, अपनी खरीदी भी नहीं होती। उन्होंने सब करके देख लिया, अब समझ में आता उनका लगाने का तरीका ही गलत था। किसी गमले में रखी है, लेकिन वो गमला ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप है ही नहीं, या फिर किसी छोटी सी बोतल में पानी भर के फिर उसे ऊंचाई पर टांग दिया, ना वो पानी बदला जा रहा है ना वो हो रही है, पर वो चलता रहा। और जब मेरी नौकरी लग गई, इधर भैया अपना दुकान पे काम करते थे, उनका हो गया, मम्मी को ऊपर हमने कमरे किराए पे चलाए हुए थे, उसके पैसे आते थे। तो जब अर्निंग आनी शुरू हो गई ना हम लोगों की, अपने आप मनी प्लांट बाहर वाले छज्जे पे यहाँ पे बाहर रखी हुई थी, कूलर के पास थी, हल्का हल्का पानी भी गिरता है। इतनी मनी प्लांट भरी पड़ी थी कि मुझे उसे कूलर के नीचे घुस के उसे सेट करके ऊपर बांधना पड़ता था, अपने आप ही ऑटोमेटिक वो बढ़नी शुरू हो गई थी। तो इसका नाम खाली मनी प्लांट नहीं है, पता नहीं ये मेरा मतलब एक अंधविश्वास है क्या, जो पर मैंने देखा वो ये होता है। कई जगह हो सकता है मनी प्लांट भरी पड़ी है और पैसे फिर भी ना हो, और कई जगह ये भी हो सकता है कि बहुत पैसे हैं मनी प्लांट नहीं हो रही। लेकिन मैंने देखा कि जिन घरों में पैसे होते हैं ठीक ठाक इन द सेंस कि आ रहे हैं, रेगुलर इनकम है, तो वहाँ पर मनी प्लांट भी आराम से अपने आप ही हो जाती है। नेक्स्ट, दी मेरी एक बेटी है, उसके मेंटली प्रॉब्लम है, 6 साल की है, पर 1 साल की बेबी जितनी ही समझती है। मेरी देवरानी की बेटी ठीक है, तो मेरी सास मेरी बेटी को पागल कहाँ से आई तू ऐसे बोलती है, गालियाँ देती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत रोती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखो ये तो आपकी सास हैं, लेकिन जो आपकी बेटी की कंडीशन है ना, जब वो बाहर निकलेगी लाइफ में, हर दूसरा आदमी उसे यही कहेगा। आपको सीखना होगा उस चीज़ को डील करना, और साथ में अपनी बेटी को भी सिखाना होगा कि लोग ऐसा बोलेंगे कहेंगे, इसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ना। सबको भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया, तुम अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ नहीं होएगा। उसको थोड़ी जल्दी चीज़ें समझ में आ रही है, तो मैं 2-4 साल बाद आएंगी, लेकिन आ जाएंगी। उसको भी कॉन्फिडेंस दिलाओ और अपने ऊपर भी रखो ये चीज़। अभी तो आप अपनी सास को देख रही हो, दुनिया का किस किस का मुँह बंद करोगे। जब कोई बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग होता है तो कहते ही हैं सब उसे। नेक्स्ट, हेलो दी, आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज़। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, पर कुछ टाइम पहले मैंने उनका फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग सुनी। वो एक होटल में किसी कॉल गर्ल के पास जा रहे हैं। मैंने पूछा था, वो कह रहे हैं कि वो किसी दोस्त के लिए गए थे। सीसीटीवी चेक करने पर रूम में गए और आ गए हैं, पर फ़ोन की सारी पुरानी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। मैं क्या करूं? भूलना चाह रही हूं ये बात, फिर भी नहीं भूल पा रही। फैमिली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, प्लीज़ रिप्लाई। सैड। अब या तो इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दो, है ना, क्योंकि कन्फ्रंट कर भी रही हो तो झूठ बोलेंगे, लेकिन है तो मुश्किल ही कंडीशन भाई। अब आपके हाथ में है कि आप उनको एक मौका और देना चाह रहे हो या नहीं। भूलना इतना आसान नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन एक बार आपको उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी ना कि क्या है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या सोचा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, ये चीज़ कंटिन्यू होएगी फिर, तो आपको इस पर कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। या फिर अगर लग रहा है कि विश्वास है, चलो डिलीट कर दी, हो सकता है इसलिए कर दी हो कि भाई दोबारा सुनेगी, दोबारा ये होगा, दोस्त के लिए गए हैं, ठीक है, एक चांस दे लो, फिर मत ही बात छेड़ो। हो सकता है सच कह रहे हो और बात करने की बात तो ख़राब हो जाए। जस्ट वेट एंड वॉच। बाकी ये सब होने के बाद कुछ दिन तो देखो खींचातानी रहती है, नॉर्मल तो नहीं रह पाता आदमी, तो ये एक फ़ेज़ है, ये तो निकलेगा इसी तरीके से।
लेकिन साथ में आगे अगर दोबारा ऐसा होता है तो क्या करना है, वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पति बहुत शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दोनों कम करने को कहा नहीं सुन रहे, सास ध्यान नहीं देती, उल्टा मेरी बुराई करती है लोगों में। मामा के वहाँ पली बड़ी है, मामा ने कहा 1 साल यहाँ आ जा, फिर उसे अकल आ जाएगी। आएगी, मैं पहले भी 3 महीने रह चुकी हूँ, क्या करूँ, साथ रहूँ या छोड़ दूँ, बच्चे भी नहीं हैं। अंदर के कमेंट्स भी पढ़ें, मौका दो सुधरने का पर शायद नहीं सुधरेगा, दे चुकी हूँ। मामा ने इन 2 सालों में कितने बार समझाया, मजाक समझ रहे हैं। सास ने कभी भी उनको घर की जिम्मेदारी दी ही नहीं, इसलिए बिगड़ गए। मैं उनको जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए अलग रहती हूँ, पर यहाँ भी ये हाल है। भोले बाबा के मंदिर में चलने को भी कहा था, वो सुनते नहीं। मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि ये सही रास्ते पर आएँ। काम पर भी कम जाते हैं, लिख कर दिया है ऑफिस में कि रोज़ आएंगे, तब भी रेगुलर जाते हैं। यूँ कहो 2 दिन जाते हैं, 4 दिन खाते हैं। लापरवाह इंसान है और आपको लग रहा है, मतलब अभी आपके बच्चे भी नहीं हैं और आपके मामा आपके इतने सपोर्ट में है ना, तो एक बार अपने मामा की सुन लो, रह लो अलग। क्या पता, अभी 3 महीने ही रही हो ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम रह के देख लो। सीधे शादी ख़त्म करने से अच्छा एक आखिरी कोशिश, क्योंकि जो वो बिगड़े हुए हैं ये तो समझ में आ गया, किया धरा तो आपकी सास का ही है। जब वो अभी तक भी उसी की साइड ले रही है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि गलत कर रहा है लड़का या अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। तो वो सारी ज़िंदगी उन्होंने यही सिखाया होगा, तो इतनी जल्दी ओवरलैपिंग तो हो ही गई नहीं उस पुरानी सीख की, है ना। अपनी माँ की सीख उनकी मिट्टी में है। तो भैया अगर किसी ने अपनी कहना एक ख़राब प्रोडक्ट बना के रख दिया तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। कोशिश कर रहे हो, कर लिया आपने खूब, लेकिन फिर भी ना सुधरे तो अच्छा है, बच्चे नहीं हुए, निकलो। क्या पता यहाँ है ही नहीं आपका किस्मत। जब तक रहोगे परेशान ही रहोगे ऐसे आदमी के साथ। हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग विद एनीवन, फैमिली, हस्बैंड और एनीवन। आदत है सबको सब कुछ बताने की, फिर अफसोस होता है क्यों सब बता दिया, इसको कैसे रोकूं, प्लीज़ रिप्लाई मैम। एक कोट है जो हमेशा याद रखना कि जो इंसान कुछ जानता नहीं वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। आपको चोट वही पहुंचा सकता है जिसको आपकी कमज़ोरी पता हो। सिंपल सी बात है। जितने लोगों को आप बता रहे हो उतने लोगों को आप अधिकार दे रहे हो, उनको पावर दे रहे हो कि समय पड़ने पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही बताना है। आपकी लाइफ जानने में, सही बताऊँ ना, किसी को कोई इंटरेस्ट होता नहीं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी ये वाला चैनल शुरू करने से पहले लिव लाइफ ईजी इतने सालों से चल रहा था, उससे भी पहले जस्टिफाई भी चल रहा था, है ना। तो कभी आए कुछ क्वेश्चन ये वो, अब किन्हीं क्वेश्चंस के जवाब में मैंने कुछ जवाब दिए, फिर लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि आपके यहाँ कैसे हुआ था, आपका यहाँ क्या था, क्यों था। जब उन्होंने पूछना शुरू करा तब मैंने कुछ कुछ बातें बतानी शुरू करी, है ना। अब वो चीज़ें अगर आपके सवालों के जवाब देने के लिए ज़रूरी हैं, उतने किस्से में डिस्कस कर लूँगी। लेकिन अगर अब मैं सोचूँ मैं आपको अपनी शुरू से लेके आखिर तक की बैठ जाऊँ बताने के लिए, तो जब तक लोग सुनने में दिलचस्पी ना लें या उसे सुनने से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उस चीज़ को बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। बात ये होती है। तो अब बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ ये चीज़ कि एक कोट याद रखना कि जो जानता नहीं वो तोड़ भी नहीं सकता उस चीज़ को। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जब कुछ बताने चलो ना कि मेरा ये, मेरा वो, तो हमेशा याद रखना कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं बता तो रही हूँ। आसान तरीका वो है याद रखने का कि इससे इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा तो मत बताओ, सिंपल। तो ओवर शेयरिंग क्यों होती है भाई? आप बोलने से पहले यानी कि सोच ही नहीं रहे, ये तो बहुत गलत आदत है। बोलने से पहले हमेशा सेंटेंस मुंह से निकालने से पहले दिमाग में चलना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। तो ये धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस से। ये बात जब याद रखोगे कि हाँ जितना बता रहे हो समझ लो उसके हाथ में उतने चक्कू आप दे रहे हो, वो आपको मार सकता है एंड टाइम पे।
नेक्स्ट हाय मैम, मेरे हस्बैंड के साथ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। हस्बैंड का अफेयर था तो मैंने छुड़वा दिया हंगामा मचा के, लेकिन उसके बाद से वो मुझे ठीक से बात नहीं करते, सिर्फ ज़रूरत पड़े तो ही बात करते हैं। मेरी मम्मी को भी फ़ोन पे गाली दिया, बकवास बातें बोली, माँ को थप्पड़ मारूंगा ऐसे बोला माँ को फ़ोन पे। मेरी माँ भी दुखी है। मेरे हस्बैंड की वजह से शादी को 15 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, अलग नहीं रह सकती, जॉब भी करती हूँ पर 2 बच्चे की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा पाऊँगी, सैलरी कम पड़ जाएगी। मैं रिश्ता सुधारने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड को जैसे मेरी आवाज़ ही पसंद नहीं, मेरी एक भी बात नहीं सुनते, अच्छे से रिप्लाई नहीं देते, व्हाट टू डू। ये हैवी ड्रंक रहते हैं। देखो आपने उनकी माशूका छुड़वाई है, इतनी जल्दी तो कोई नॉर्मल होएंगे नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं गलती उनकी है, फिर भी वो ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि आपको, तो फालतू के एफर्ट डालो मत। एक टाइम होता है यार, इतना बड़ा कलेश होता है, चीज़ें एकदम से नॉर्मल नहीं होती ना। तो आपको यहाँ रहना, आप रह रहे हो ठीक है, काम करते रहो, चलते रहो, थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को, धीरे धीरे अगर हो गए सही तो ठीक। लेकिन अगर आप झुक के खुद माफ़ी मांग के या कुछ भी करके उनके आगे घुटने टेक के अगर आप उन्हें झुकाओ के, मतलब उनकी तरफ आप एफर्ट इतने ज़्यादा डालोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो वाला एटीट्यूड रहेगा कि जैसे आपकी गलती हो। गलती आपने थोड़ी ही की थी, ये भी तो याद रखो, गलती उन्होंने की थी। तो इतना ज़्यादा मत झुको, यह चल रहा चलने दो। थोड़े दिन के लिए ये सोच लो कि है नहीं मेरा पति, नहीं देगा जवाब ना दे, लेकिन जब गलती करी है तो भाई ऐसे तो ऐसे ठीक। आप ही थोड़ी बिना पति के रह रही हो, वो भी तो बिना पत्नी के ही रह रहा है ना। चलने दो, ऐसे फालतू ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ का लो मत, और ना ज़्यादा झुको, नॉर्मल रहो, नॉर्मल बातें करते रहो। जवाब दे दे ठीक, नहीं दे दे तो ठीक, बोलना अपनी तरफ से बंद मत करो। ये नहीं कि उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दो, जो हो गया बात ख़त्म हो गई। अपनी तरफ से रिस्पेक्ट के दायरे में बोल दो, और रिस्पॉन्स नहीं आएगा यही सोच के बोलो, तो आपके एफर्ट्स फिर ख़त्म नहीं होंगे। अभी आप क्या सोच रहे हो कि मैं इतना बात कर रही हूँ, ये बोल नहीं रहे, ढंग से जवाब नहीं दे रहे, आप अंदर अंदर और कोड़ रही हो, ढंग से काम भी नहीं कर पा रही होंगी। तो जस्ट ये मान के चलो कि यहाँ से रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, लेकिन मैं ठीक है, ये बन गया, ये खा लो, या आज यहाँ जाना है, फलाना, जो भी बात करनी है कम से कम शब्दों में अपनी बात कर ली, छुट्टी। और अपना तन्मयता से घर में लगे रहे और तैयार होकर रहे खूब बढ़िया से, अच्छे से, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। नेक्स्ट मेरे भाई की तरफ से एक सवाल है। मेरी भाभी न्यूली मैरिड है, वर्किंग है, पर वो घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती। भाई भी वर्किंग है, वो भी सारा हाउस होल्ड चोर्स कर देता है, लेकिन दोनों के बीच खटपट चालू हो गया। वाइफ हस्बैंड ही रहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर में। भाभी कहती है मुझे घर का काम करना नहीं आता, हाउ टू डील हर, आगे जाके रिश्ता ख़राब ना हो। भाई ने अपनी पसंद से शादी की है, भाई काफ़ी मेंटली सॉर्टेड है, फिर भी अनबन हो रहा है। हो जाएगी धीरे धीरे ठीक, नई नई शादी में सबके उठापटक होती है, लेकिन अभी उनको गिर के संभल लेने दो, बीच में आप मत घुसना। कभी लगे ज़्यादा ही हो गया या वो खुद मदद मांगे तब घुसना, अभी उन्हें कर लेने दो, धीरे धीरे बना लेंगे अपनी सेटिंग। अर्ली स्टेज में सबके साथ होता है ऐसे। और अच्छी बात यह है कि शुरू में ही अगर थोड़ी सी तालमेल में वो होके और बैठ जाए ना, तो फिर आगे की लाइफ स्मूथ चलती है। अब शुरू में एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हाँ हूँ सब चल गया है ना, बढ़िया चल गया, 2 साल बाद वो भूत उतर गया, नए नए का चार्म ख़त्म हो गया, फिर जो लड़ाइयाँ होती है ना, फिर वो ज़िंदगी भर चलती हैं। इससे अच्छा तो शुरू में अगर हो रही है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम, यानी कि वो जेन्युइन है, दोनों ऑनेस्ट हैं अपनी अपनी जगह, इसलिए क्लैश हो रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरे की ओरिजिनल पर्सनैलिटी को देख के फिर वो एडजस्ट होते हैं ना, तो वो लंबे चलते हैं। फिर दी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं एमपी से हूँ, मैंने डीएड कर रखा है और मुझे पुलिस में जाना है, टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं। डीएड 10 हो गए पर कोई एग्ज़ाम नहीं निकली, कभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई, अब लगता है ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी। पढ़ाई नहीं की तो क्या है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 10th का, एक 7th के टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। 10 साल से पढ़ रही हूँ पर कभी सीरियस पढ़ाई नहीं की और अब बहुत पछतावा होता है। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ या नहीं, बहुत डीमोटिवेट हो गई हूँ। दीदी जी प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देना। मेरी एज 32 हो गई है, मैं पढ़ने में भी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा कहते हैं तुम तो पढ़ाई करो, पागल वालों के टॉन्ट सुनने नहीं जाते। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन लंबा हो गया पर आंसर ज़रूर देना प्लीज़। आपके पास संसाधन है लेकिन आप उनका यूज़ नहीं कर पा रही, इच्छा शक्ति आपकी कमज़ोर है,
इतने साल पढ़ाई करने के बावजूद भी आप ईमानदार इतनी हैं कि खुद कह रही हैं कि आपने ढंग से नहीं करी पढ़ाई। तो भैया वो ढंग, सिंपल सी बात है, जो बच्चे अपने माँ बाप के घर रह के कोचिंग करके फुल ऑन पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कम्पीट करना है आपको। अब आप चाहो जी ऐसी इधर उधर साइड में से नौकरी मिल जाए तो नहीं मिलती ना यार ऐसे। अब एवरेज स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलेगी ये नहीं है बात, मेहनत आपके आईक्यू पे भारी है। अगर आपने वो चीज़ 10 बार पढ़ ली ना तो कमज़ोर दिमाग वाला भी उस चीज़ को कर जाएगा, अगर होशियार वाला उसे एक बार पढ़ के गया वो शायद भूल जाए। तो एवरेज स्टूडेंट हो ये कोई वो नहीं है, बस वो है कि आपको ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। लेकिन भैया प्लानिंग और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन ये है। लेकिन जो आपके पति इतने सालों से आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं ना, उनका सोचो। तो एक बार कस के मन बना के एक बार लास्ट तैयारी करो, और नहीं हुआ ना फिर उसके बाद छोड़ दो, फिर कुछ और देखो। नेक्स्ट, आपको साइटिका है उसके बावजूद आप जॉब और घर का सारा काम कैसे कर लेते हैं? मुझे झुकने से पेन होता है, ज़्यादा देर खड़े रहने से दर्द होता है। आप कोई मेडिसिन भी लेती हैं? प्लीज़ बताएं इसके बारे में। माई एज इज़ 28। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, साइटिका की भी और सर्वाइकल की भी। अब तो जिम जा रही हूँ 4-6 दिनों से, लेकिन डेली में 10 मिनट की, जो मैंने अभी पिछले कुछ ब्लॉग में एक बात शेयर भी करी है, 10 मिनट की है, लेकिन साइटिका की भी और उसकी भी, और उसका तरीका ही वही है। एक्सरसाइज करते रहोगे, चलते रहोगे, दवाई के भरोसे कुछ नहीं होता इसमें, फिर कर जाओगे सारा काम। क्योंकि ये चॉइस मेरी थी कि किसी एक दर्द के चलते मैं अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ सकती, तो फिर उसका इलाज बनाना है। शुरू में जब साइटिका हुआ तब भी खाई होम्योपैथिक की दवाई, सर्वाइकल हुआ तब भी खाई, एक शीशी पी घोल के पीने वाली, जब अनबेरेबल हो रहा था दर्द। लेकिन फिर वही चीज़ है ना कि कैसे ऐसे कैसे चलेगा जीवन, मैं नहीं जी सकती ऐसे। ये स्ट्रॉन्ग एक अपने अंदर है ना, तो वो चीज़ वही है कि भाई यूट्यूब में से देख दाख के, कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज, 1-2 अच्छी भी थी, उनमें काम के चक्कर में आई भी मेरे। तो जो 10-12 मेरे को समझ में आई, उनमें से जो 1-2 ऐसी थी जो करने में मुझे परेशानी भी नहीं हो रही, असर बिल्कुल सही हो रहा है, वो फिर मैंने रट ली। उन्हें मैं डेली करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। सुबह टाइम नहीं है, जब भी अभी भी बैठी हुई हूँ, पैर ऊपर करके बैठी हुई, इस तरीके से कुर्सी पे बैठ के भी एक है कि साइड में यहाँ बैठ गए, उससे भी खिंचाव आता है। तो जब आपको लगे दर्द हो रहा है, सेंसेशन हो रही, कर लो। तो भाई अगर हमारे शरीर में कमी है तो उसका थोड़ा सा इलाज आपको बनाना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, मैम आपको काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर, इसलिए प्लीज़ सजेस्ट करें। आज के टाइम में बहुत सारे टेक्निकल चैनल हैं, हर चैनल एक अलग ही बात बताता है। आपने किस चैनल को फॉलो किया था स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में? और मेरा बेबी छोटा है इसलिए मैं यूट्यूब पर आना तो चाहती हूँ बट ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, इसलिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए किस टाइम के वीडियो बनाएं जिसमें टाइम कम लगे और वो वीडियो चले भी, यूँ ही टाइम ना वेस्ट हो। ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। यूट्यूब पे अगर आपको सक्सेस होना है आपको टाइम देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी रही बात ये कि मैंने कौन सा चैनल फॉलो किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, है ना, तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैनल इतने थे नहीं, कम थे, और ये वाईफाई वगैरह भी सबके घरों में नहीं होते थे। इवन हमारे अभी में मोबाइल डेटा से 2 GB से कम की ही वीडियो बनती थी, 4 या 5 मिनट की, 4.25 मिनट की ऐसे। तो उस टाइम पे एक तो टेक्निकल योगी आपने नाम सुना होगा, है ना, और एक थे वो जो बिहार के, नहीं क्या नाम है, अब तो मैं नाम भी भूल गई, एक बहुत लड़का था। तो वो 2 थे मेन, उनकी जब मैंने सर्च किया ना, कुछ भी करो तो ये 2 सबसे ज़्यादा हिट थे, इनकी वीडियो आती थी, उनको देखा था। और थंबनेल बनाना एक अलग था, वो चल रहा था, पिक्सल लैब से बनाती थी वो, एक ऐसी रैंडम वीडियो आई थी, वो देख लिया, नहीं आया तो समझ में, मतलब ऐसा था कि जैसे थंबनेल है औरों का देखा, अच्छा मेरा तो ऐसा नहीं लग रहा, तो सर्च कर लिया थंबनेल कैसे बनाए, जो भी उसमें वीडियो आई 2-3 देख ली, उनमें से समझ में आ जाता था स्टार्टिंग में रैंडमली। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखी है वो वही देखी है, एक तो टेक्निकल योगी की और दूसरे का मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा, बिहार, हाँ मनोज दे, उनकी
और फिर उस टाइम पे नया एक आया था चैनल, कम सी उम्र का ही लड़का था उसमें, स्प्रेडिंग ज्ञान, है ना, वो नया, उसने अलग स्टाइल से बताया था, उसके थे काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी और फ्रेश नॉलेज, तो उनके बढ़ भी गए थे, वो तुरंत 1 मिलियन हो गए थे उसके सब्सक्राइबर, फटाफट बढ़ गए थे। तो ऐसे ही थे कुल मिला के हर वीडियो। लेकिन जो ज़रूरी नहीं है वायरल, मतलब ये लोग ऑथेंटिक से हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा टेक्निकल योगी, और अगर मैं कहूँ तो टेक्निकल योगी और स्प्रेडिंग ज्ञान, ये 2 मुझे लगे जो ऑथेंटिक हैं, फालतू की ड्रामेबाजी या फालतू की झूठी बातें नहीं करते। कई लोगों को मैंने देखा बिल्कुल फर्जी बात बता देते हैं वो, और जबकि एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं। जैसे वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कुछ चैनल ने यहाँ तक कह दिया कि स्पीड को स्लो करके देख लो, वो सब वहाँ यूट्यूब काउंट करता है उस तरीके का, बकवास चीज़ें भी बताते हैं बिल्कुल बेसिर पैर की फालतू की बातें। तो ऐसे भी होते हैं। तो इसमें से अगर 2 चैनल चुनो तो एक स्प्रेडिंग ज्ञान है और एक टेक्निकल योगी। अगर अभी भी मुझे कोई ग्लिच या कुछ नया अपडेट या उसमें मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है ना, या कोई इस तरीके की चीज़ है कि समझ नहीं आ रही, तो मैं इन्हीं दोनों में से एक की देखती हूँ, समझ में आ जाती है। बाकी जो आपका दूसरा मुद्दा है कि जी टाइम ना लगे, ऐसा कोई चैनल नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा। हफ्ते में 2 वीडियो बनानी है तो 2 ही बनाओ, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एपिसोड 99 के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, और मैंने शायद 2 छोड़े हैं लंबे की वजह से, बाकी सबको पढ़ा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई प्रॉब्लम हो आपकी भी ऐसी, या कुछ भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो तो डिस्कस करनी हो, कमेंट कर देना। किसी अपने के लिए ऐसी लगे कि ज़रूरत है उसको शेयर कर देना। मिलते हैं अब अपने अगले एपिसोड में, एपिसोड 100 के जवाब लेकर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।